हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और क्लास 10th की आपकी कृतिका जो मैं लाइव सेशन में आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं कवर करा पाया था, वो कृतिका के आपके तीनों चैप्टर्स, माता का अंचल, शिव पूजन सहाय जी का, मधु कंकरिया जी का साना साना हाथ जोड़ी और अज्ञेय जी का मैं क्यों लिखता हूं, ये तीनों चैप्टर्स आज के इस सेशन में मैं आपको कवर करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, हर एक चैप्टर की कोर वैल्यू के साथ साथ और उस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए। चलिए इन्हीं के साथ इस पाठ को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। देखो, ऐसे तो इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं, लेकिन ऑथर के नाम को लेके कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑथर का नाम शिव पूजन सहाय है, बट चैप्टर के अंदर ही लेखक के दो नाम दिए हैं, है ना। लेखक के चैप्टर के अंदर ही दो नाम दिए हैं, एक भोलानाथ और एक तारकेश्वर नाथ। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली ऑथर का नाम क्या है, भोलानाथ है, तारकेश्वर नाथ है या शिव पूजन सहाय है। देखिए, आप इतना इसमें मत पढ़िए, आपको कृतिका में ऑथरों के नाम, चैप्टर्स में राइटर्स के नाम याद नहीं रखना, पोएम में पोएट्स के नाम याद रखना है। तो शिव पूजन सहाय जी का नाम थोड़ी देर के लिए आप भूल सकते हैं, आपको स्टोरी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, भोलानाथ और तारकेश्वर नाथ, ठीक है। क्योंकि बच्चा बचपन में जब एकदम, है ना, गोरा सा था, लंबे लंबे बाल थे, माँ जो है माँ उसकी चोटी कर देती थी, माता का अंचल माँ के ऊपर पाठ है तो माँ उसकी चोटी कर देती थी, है ना, पिताजी खासा सिर पे त्रिपुंड लगा देते थे, तो बच्चा एकदम बम भोला बन जाता था, है ना, छोटे भोले बाबा का रूप बन जाता था, इसलिए बच्चे को भोलानाथ कहा जाता था। ऐसे उसका नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है। ऐसे तो ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, पर उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि फिर भी बड़ा चैप्टर है वो आपको दिया है। इस चैप्टर में अगर आप विशेष तौर पे देखेंगे, इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं और एक मेन चीज़ है, मेरे ख्याल से छोटी मोटी चीज़ है, ग्राम संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, भारत के गांव की संस्कृति और भारत की वास्तविक संस्कृति से आपको यहाँ पे परिचित कराया गया है। विशेष तौर पे बच्चों ये पाठ इस बारे में है कि माँ का प्रेम ऐसा है जिसे संसार में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता, इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। आपको अगर मैं रामायण का एक प्रसंग सुनाऊं इस पॉइंट को स्टेट करने के लिए, तो जब हमारी माँ माता कैकई जी ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया, और माता कैकई ने ये राम जी के कहने पे ही किया था, खैर, जब माता कैकई ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया और उसके बाद जब प्रभु को पता चला, दशरथ जी ने विवश होकर के आज्ञा दी, उन्होंने कहा ऐसा, जब माता कौशल्या को, है ना, कौशल्या मैया को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा था ये बात कि देखिए, कि देखो राम, अगर सिर्फ तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि तुम वन में जाओ, तो मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ का स्थान पिता के स्थान से श्रेष्ठ होता है, मैं कहती हूं कि तुम वन नहीं जाओगे, है ना, गुरु जी प्रसंग सुनाते हैं। लेकिन अगर साथ में तुम्हारी माँ कैकई ने भी कह दिया है तब तुम अवश्य जाओ, अगर माँ की आज्ञा मान करके जाओगे तो वो वन भी अयोध्या से अधिक उत्तम हो जाएगा, अधिक उत्तम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पिता से भी ज्यादा बड़ा दर्जा माँ का दिया गया है इस सभ्यता में, आप ध्यान रखिएगा। तो माँ का प्रेम निश्चल होता है, माँ का प्रेम भले दिखे ना, किंतु जब जीवन में संकट की घड़ी आती है तो माँ ही याद आती है, माँ ही याद आती है। तो माता का अंचल, उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये पाठ शुरू होता है, कथाकार का नाम तारकेश्वर नाथ था, वो बचपन में ही अपने पिताजी के अंग लग गए थे, यानी कि ज्यादातर समय पिताजी के साथ बिताते थे। वो घर के बाहर, पहले क्या होता था कि घर होते थे गांव में, तो घर के बाहर आंगन होता था, वहीं पे घर के मर्द सोते थे, घर की औरतें अंदर रहती थी। तो बच्चा अपने पिताजी के साथ घर के बाहर ही सोता है, सुबह सुबह पिताजी ही उसे भोर में सुबह सुबह 4 बजे उठा देते हैं, ठीक है, नहलाते हैं, पिताजी ही नहलाते हैं, पिताजी ही धुलाते हैं, और उसके बाद पिताजी ही उसे साथ में पूजा पे बैठाते हैं। जब साथ में पूजा पे बैठाते हैं तो बच्चा अपने आप को शीशे में देख के निहारने लगता है, और जब पिताजी की नज़र पड़ती है तो शर्मा करके शीशा नीचे रख देता है। पाठ ये कहता है कि बच्चा बचपन से ही पिताजी के अंग लग गया था, यानी कि पिताजी के साथ ही उठना बैठना, पूजा करना, है ना। पिताजी जो है फिर सुबह उठाते थे, सुलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, पिताजी ही उसे तैयार करते थे, सर पर भभूत की त्रिपुंड लगाते थे, खासा बम भोला बन जाता था बच्चा, है ना, भोलानाथ जी या तारकेश्वर नाथ जी। और उसके बाद पाठ इस तरीके से आगे बढ़ता है
कि पिताजी जो हैं, पिताजी ही उसको लेके जाते थे, है ना। कहाँ लेकर के जाते थे? लेकर जाते थे अपने कंधे पर बैठा करके गंगा जी के यहाँ। पिताजी भक्त थे, तो सुबह सुबह उठ करके पूजा करते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पे राम नाम लिखते थे, है ना। और उनको आटे की गोलियों में पिरो करके मछलियों को आटे की गोलियां दाना डालना चले जाते थे। तो बच्चे को पिताजी अपने कंधे पे बैठाते थे। रास्ते में कोई पेड़ की झुकी हुई डाली दिखती तो पिताजी भोलानाथ को या तारकेश्वर नाथ को, छोटे बच्चे को, उस डाली पर बैठा देते और झूला झूलाते। कभी कभी पिताजी भोलानाथ के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे, ठीक है, जिसमें पिताजी जानबूझ करके शिथिल होकर के, यानी कि कमजोर बन के एक्टिंग करके जानबूझ करके गिर जाते थे। अब बच्चे से जानबूझ के हार जाते थे पिताजी, और बच्चा उनके छाती पर चढ़ता था, है ना, उनकी मूछें नोचता था। इसके बाद पिताजी कभी बच्चे से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, तो जब वो दाएं गाल का मीठा चुम्मा लेके बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेने जाते, तो अब छोटा बच्चा है, उसके गाल बड़े नाजुक है, बड़े सॉफ्ट है, उसमें अपनी मूछें गड़ा देते, बच्चा जो है ऐसे झंझला जाता, है ना, उनकी मूछें खींचने लगता, पिताजी रोने का नाटक करते। तो ये सब इस पाठ में हुआ है। तो इन सब चीज़ों से लेखक आपको ये बताते हैं कि लेखक का ज़्यादातर समय, और बचपन में लेखक ने ज़्यादातर अच्छा टाइम अगर बाहर से देखा जाए तो सिर्फ पिताजी के साथ बिताया। माता के साथ नाता सिर्फ दूध पीने का था, कि जाना है, मम्मी दूध देंगी और दूध को हमको पीना है, यानी कि खाने पीने के अलावा मैया के साथ, माँ के साथ कोई नाता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर होता था कि कभी कभी माँ हमें जब पकड़ लेती तो हम कितना भी चाहे रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, वो ज़बरदस्ती एक चिड़वा यानी कि एक मुट्ठी कड़वा तेल, सरसों का तेल गांव में लगाया जाता, अच्छा होता है, सरसों का तेल हमारे सर पे लगा देती, ठीक है, हमारे बाल को माँ अच्छे से गूंथती, अच्छे से चोटी बनाती, अच्छे रंग बिरंगे कपड़े बनाती, तो हम खासा कन्हैया बन जाते थे। यानी कि बच्चे की तुलना शिवजी, छोटे बाल रूप शिवजी और बाल रूप कन्हैया दोनों से की गई है। तो ये माता का प्रेम है जो आपको दिखाया जा रहा है। अब वो आपको और दिखाएंगे कि पाठ में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब बच्चा ये बताता है कि अब हम गांव में खेल किस तरीके के खेलते थे, जो आपके मम्मी पापा से कभी आप पूछना एकांत में बैठ के कि मम्मी पापा जब फ़ोन वगैरह नहीं था तो आप अपने बचपन में क्या खेल खेलते थे, छुअंता, कबड्डी, लुका छुपी, पेड़ पर चढ़ जाना, वो कैसा बचपन हुआ करता था। ध्यान दीजिए, तो छोटा बच्चा है जो ये कैसे खेल खेलता था अपने बच्चों के साथ, ठीक है। जब मम्मी ज़बरदस्ती कड़वा तेल लगा देती तो बच्चा रोने लगता, पर जैसे घर के आंगन में आता बहुत सारे छोटे बच्चों को देखकर फिर खुश हो जाता, ठीक है ना। और बच्चे को जब बच्चे का माँ से सिर्फ खाना खाने का नाता था, तो जब माँ बच्चे को खाना खिलाती तो बच्चा थोड़ा सा खाने के बाद, पाठ में एक लाइन है, अगर आप ध्यान देंगे तो पाठ में एक लाइन है, यहाँ पर जो लाइन है पाठ में वो ये है कि पिताजी पिताजी से ही, मतलब माँ खाना दे देती, क्या बच्चा खाता था, दही भात, ठीक है, दही, गौरस और भात, दही नहीं, गौरस यानी कि दूध, है ना, दूध और चावल सान के शुद्ध दूध, है ना, गौ माता का, बच्चे को पिताजी खिला देते थे। तब माँ ये कहती, ये लोकाक्ति है, इस पाठ में कुछ कुछ लोकाक्तियाँ हैं, यानी कि कुछ कुछ ना कुछ गांव के फ्रेजेस हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो 10th बोर्ड में आपसे पूछे 28 फरवरी को। ध्यान दीजिए, वो ऐसा था कि है ना, जैसे पाठ शुरू होता है तो वहाँ लिखा होता है, जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि जहाँ पे बच्चे होते हैं, जैसे पाठ में आगे आएगा, तो बच्चे हमेशा उधम मचाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, खुशी का माहौल रहता है वहाँ पे। वहाँ बाजे मृदंग एक अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वहाँ हमेशा खुशियाँ आती रहती है, हमेशा चहल पहल रहती है। जहाँ बुढ़ों का संग, बुढ़े यानी कि सिर्फ ओल्ड एज लोगों की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, बुढ़ों का मतलब वो लोग जो एकदम लाइफ में थके हुए हैं, निराश लोग हैं। जैसे बूढ़े लोग अक्सर अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण धीरे धीरे काम करते हैं, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, ज़्यादा हंसते वसते नहीं है। तो वैसे जो लोग बहुत लाइफ में डल रहते हैं, निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा दुनियादारी में चले जाते हैं, उनके साथ खर्चों का तंग होता है। यानी कि इसका एक मूल भाव है कि बच्चा बहुत भोला है, तो वो लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करता है, और जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरी लोकाक्ति, यहाँ पे पिताजी बच्चे को गोरस और भात खिलाते हैं, तब माँ जबरदस्ती, जब बच्चा भरपेट खा लेता, माँ जबरदस्ती जिद करती कि मर्दुए क्या जाने लड़के को कैसे खिलाना चाहिए, आप तो 4-4 दाने के कौर उसके मुंह में खिलाते हैं। इससे थोड़ा सा खाने पर भी बच्चे को ऐसा लगता है जैसे मानो उसने बहुत खा लिया, है ना। जब खाएगा बड़े बड़े कौर
तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये दूसरी लोकाक्ति, यानी कि जब बच्चा भरमुंह, बच्चे को भरमुंह कौर खिलाना चाहिए, जब उसको भरपेट खाना खाएगा तो पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि तब वो दुनिया में अपने लिए जगह बना पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे है ना, फिर क्या होता था, बच्चे खेल किस तरीके के खेलते थे। एक तो वो क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे, टूटे हुए घड़े, टूटा हुआ मटका है उसके टुकड़ों के बताशे बनाते, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते, इस तरीके से मिठाइयों की दुकान लगाते। घरौंदे खेलते, ठीक है, घरौंदे मतलब वो दावत वगैरह भी करवाते, है ना, भंडारा वगैरह भी करवाते। ठीक है, और भंडारे में क्या होता है कि एक सिटिंग में, मानो कि एक साथ 10 लोगों को आपने बिठा दिया, आप 10 को खाना परोस रहे हो, इसको जमात कहते हैं। 10 से ज़्यादा बैठते हैं ऐसे, तो उदाहरण के लिए 10 लोग एक साथ बैठे, भंडारा आप कर रहे हो, आपने 10 लोगों को खाना खिलाया। अब इसको ये 10 लोगों की एक जमात बन गई। अब कायदे से 10 के 10 साथ में उठेंगे, ऐसा नहीं कि मेरा खा के हो गया मैं निकलता हूँ, ऐसे गाँव में नहीं होता है अक्सर। ठीक है, कि अब पूरी जमात बैठी है तो जब तक जमात नहीं उठेगी तब तक नए 10 लोग नहीं आएंगे। तो जब ये भंडारा का खेल खेलते बच्चे नकली खाना लेकर के, तो पिताजी भी चुपके से जमात में बैठ जाते और कहते अगला भोज कब होगा भोलानाथ, ऐसे बच्चे से पूछते रहते। ठीक है, वो बहुत तरीके के खेल खेलते, है ना। कभी कभी वो बारात इत्यादि का भी खेल खेलते, है ना, क्या करते, बारात इत्यादि का भी खेल खेलते, जैसे कि बारात निकालना, है ना, जैसे किसी बकरे को पकड़ते थे, उस बकरे के ऊपर एक बच्चा चढ़ के दूल्हा बन जाता था, है ना, और फिर सब लोग भोलानाथ जो लेखा के बचपन में उनका घर बहुत बड़ा था, तो उनके घर के चौखट के आंगन से एक छोर से दूसरे छोर तक बारात जाती, वहीं से लौट आती, उसमें एक लड़की को दुल्हन बनाया जाता, उसका चेहरा ढक दिया जाता, तो बाबूजी आके उसका चेहरा उठाने की कोशिश करते, तब सब बच्चे भाग जाते थे। ऐसे समरी में ये सब नहीं लिखा जाता, पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके, कि आप चैप्टर से थोड़ा रिलेट भी कर पाए, चैप्टर को समझ भी पाए। और साथ ही साथ बच्चे खेती भी करते। कौन कौन से खेल, मिठाई की दुकान लगाते, भंडारा करवाते, शादी करवाते, खेती करते। इसमें से 2-3 खेल आप याद रख लीजिएगा कोई भी, है ना। खेती करते जिसमें दो बच्चे बैल बन जाते, है ना, बीज बना लेते वो किसी किसी चीज की, मतलब ये कुछ 3-4 खेल है, और भी 1-2 होंगे जो बच्चे खेलते। ठीक है, और बाबूजी हर खेल में आके खेल को अंत में बिगाड़ देते और बच्चे हंस करके चले जाते। ठीक है, कई बार क्या होता था कि बच्चे आपस में मजाक भी बहुत करते थे, जैसे गांव में किसी की बारात जा रही है ना, बारात जा रहा है, बारात यानी कि दूल्हे, लड़के पार्टी लड़की के यहाँ जा रहा है ना, बारात लड़की के घर पे जाती है, तो कोई दूल्हा जा रहा है, बारात जा रही है। ठीक है, कोई बारात जा रही है, ठीक है, अब कोई बारात जा रही है वहां पे, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते, जोर जोर से नारे लगाने लगते, है ना। बारात में बच्चे भी एकदम जोश में एक्साइटेड हो जाते। पाठ में एक और लोकाक्ति, एक तरीके से मान लो कि अब बारात जा रही है, अब बारात वापस आ गई। जब बारात जाती है तो बारात वापस भी आती है, कि बारात गई, लड़की के घर पे शादी हुई, अब लड़का लड़की के साथ वापस आ रहा है, यानी कि अब दोनों पति पत्नी हो गए, तो अब बारात वापस भी आती है। तो बारात वापस आ रही है, लड़के लड़की की शादी हो चुकी है, तो बच्चे कह देते हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी, है ना, कि रहरी में यानी कि दाल पुरानी है, और ये जो डोले की कन्या है हमारी महरी, ये मेरी पत्नी है। ऐसे बच्चे हैं, मलिन भाव से पाठ नहीं समझते, ये बच्चे हैं, मजाक में कहते। तो एक बार एक दूल्हे को बड़ा गुस्सा आया, उसने बच्चे को बहुत दौड़ा दौड़ा करके मारा था। एक और प्रसंग वो आपको सुनाते हैं। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली को मूसन तिवारी ने देख लिया। अब मूसन तिवारी नाम के गांव के बुजुर्ग थे जिनको सूझता कम था, यानी कि कुछ भी बोलो ना तो थोड़ा लेट समझते थे। ऐसे नहीं हंसना चाहिए, बट ठीक है, बचपन है यार, बच्चे गलती करते हैं। तो उसमें ना एक बैजू करके लड़का था, वो बड़ा ढीठ था, बड़ा बदमाश था। मूसन तिवारी को बोलता है बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो उनको बड़ी बेचारे को सूझता कम था, तो लेट से समझ में आया कि हमको बेईमान करेले का चोखा, मजाक उड़ा रहा था। तो अब जब ये बोला, उनको सूझता कम था, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा। जब तक वो समझ रहे थे, भोलानाथ और बाकी सब, मतलब तारकेश्वर नाथ और बाकी सब बच्चे भी जोर जोर से ये बुढ़वा भी ये सब कहने लगे। जब कहने लगे तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो बैजू और इनका लेखक तारकेश्वर नाथ जी, इनका बहुत पीछा किया उन्होंने। अंत में वो चले गए मास्टर जी के पास, ठीक है ना। मूसन तिवारी अब वो तो बूढ़े थे, बच्चे भाग गए। तो उस गांव के, पहले क्या होता था, गांव में स्कूल में होता था, हर गांव में एक स्कूल होता था, वहां के मास्टर जी से बच्चे बहुत डरते थे। तो मूसन तिवारी जी सीधा गांव के पाठशाला में चले गए, मास्टर जी को शिकायत कर दी। मास्टर जी ने अपने भरोसेमंद 2 बच्चों को बुलाया, बोला इन दोनों को ढूंढो। अब बैजू तो बेचारा भाग गया था, लेकिन अपने लेखक तारकेश्वर नाथ भोलानाथ जी पकड़े गए, तारकेश्वर नाथ जी पकड़े गए।
पकड़े गए तो फिर बहुत डांटा। अब पिताजी को खबर मिली तो पिताजी तुरंत भाग के पाठशाला आए। पिताजी ने बहुत चिरौरी की, बहुत माफ़ी मांगी, कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा गलती हो गई, मैं समझा दूंगा। और फिर अब लेखक बहुत छोटा बच्चा है ना, और रोने लगा। फिर उसको पिताजी गोद में बैठा लेते हैं और लेके जाते हैं। फिर रास्ते में फिर जो है बच्चों का झुंड मिल जाता है, फिर बच्चों का झुंड जो है मिल जाता है। तो फिर अपना बच्चों को देखते ही बच्चा अपना रोना धोना भूल के, नहीं पापा जाने दो, जबरदस्ती पिताजी की गोद से उतर के फिर बच्चों के साथ दौड़ करके खेलने लगता है। ठीक है, फिर वो खेत में जाते हैं। खेत में गिरैया यानी कि स्पैरो, चिड़िया होती है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया तो तेजी से उड़ जाती है। ठीक है, अब फिर उसमें भी बड़े ये सब खेल होते हैं बचपन में कि चिड़िया पकड़ने की कोशिश करो। अब उसको पकड़ के मारते नहीं है, पर पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब वो पकड़ नहीं पाएंगे, वो जानते हैं, पर बचपन में ये सब खेल होते हैं। उन्होंने अपना बचपना जिया है। वो सिर्फ कमरे में कि बैठ करके किसी स्क्रीन के आगे फिल्म और नेटफ्लिक्स देख के उन्होंने अपना बचपना नहीं व्यर्थ किया, उन्होंने कुछ किया है, जिया है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो खेत में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते, नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे एक और लोकाक्ति है जो आपके पाठ में दी है कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, है ना। कि किसान क्या है, चिड़िया को हटा देते हैं खेत से, चिड़िया सब दाना चुग जाएगी, किसान को कुछ मिलेगा नहीं फसल में। पर बच्चे बोलते हैं राम जी की चिड़ई है, राम जी का खेत है, खा लो चिड़िया, जितना खाना है भर भर पेट खा लो। फिर क्या होता है कि ये सारी बातें होती हैं कि एकदम से वहाँ बारिश का मौसम आता है। अब एकदम से तेज बादल आने लगते हैं। ठीक है, मतलब घने बादल छाने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि शायद अब बारिश हो जाएगी, तो बच्चे डर के यहाँ एक और लोकाक्ति का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कि शायद 2 या 4 पैसा, बट ऐसा है कि मान लो 2 पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे जाई। कि मतलब लाई जो है, जैसे लाई मीठा होता है, वो खाने में जिनको नहीं पता, मुरमुरा होता है ना मीठा, उससे बनता है। खैर एक मीठी डिश है समझ लो। अब वो जहाँ फेंकोगे चिड़िया चींटी वहाँ चली जाएगी, लाई मीठा है ना। तो बारिश की तुलना चींटी से की गई कि वहाँ लाई चली गई है, तो जैसे कहीं लाई फेंक दो तो चींटी वहाँ चली जाती है, वैसे इतने पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरी तुम चले जाओ। ये लोकाक्ति। अब हम पाठ के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि बारिश होने ही लगती है, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, एक आम के बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। बारिश हो रही होती है, पर बारिश जमी नहीं, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुई, 5, 10, 15 मिनट हुई होगी, फिर बारिश बंद हो गई। अब बारिश क्योंकि हुई थी तो जगह जगह पानी भर गया था। तो बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है। तो वहाँ एक चूहे का बिल था, तो बच्चे हाथ हाथ से पानी लेके चूहे के बिल में उलीचने लगे। यहाँ पे पाठ में लिखा गया है कि मानो गणेश जी के है ना मूषक के लिए शिव जी का, उनकी रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो अब सांप को देखते ही बच्चे डर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक तो आसपास के लोग डर रहे हैं तो डर और ज्यादा लगता है, और डर के मारे सारे बच्चे भागते हुए गए, भागते हुए जोर से भाग रहे हैं। कोई रास्ते में गिर गया, कोई औंधे गिरा, कोई पौंधे गिरा, किसी के हाथ छिल गए, किसी का घुटना छिल गया, पर उसके बाद भी बच्चे भाग रहे हैं। बच्चे ने सांप को कभी देखा नहीं है, सांप के बारे में सुना है, तो डर से सारे बच्चे भागते हुए अपने अपने घर जाते हैं। तो भोलानाथ जो है वो भी अपने घर के अंदर जाता है। उसने सांप का फन पहली बार देखा है, उसको बहुत डर लग गया है, कहीं सांप ने मुझे काट तो नहीं लिया। वो बहुत डर से भागते हुए गया। जब भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ जी, छोटा हमारा लेखक, अपने घर में जाते हैं, तो घर के बाहरी आंगन में जहां सोया था वहां पिताजी बैठे हुए थे। लेकिन उसने पिताजी, देखिए यही पाठ का मर्म है कि संकट की घड़ी में बच्चे को पिताजी वहीं बैठे हैं, लेकिन आवाज लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे ने पिताजी को देखा भी नहीं, सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया और सीधा भागते हुए अंदर गया। वहां पे माँ कुछ काम कर रही थी, बच्चा सीधा जाके माँ के आंचल में चिपक गया और अपने आप को छुपा लिया। ये देख करके माँ का हृदय, अब माँ का हृदय तो माँ का हृदय है, माँ का हृदय भर आया। माँ रोने लगी, एकदम से माँ की आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, पर बच्चा इतना डर गया है कि वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा, है ना। माँ कभी बच्चे को पुचकारती, कभी अंग भरती, जोर से गले लगाती। माँ तो माँ ही है ना, माँ जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता साहब। तो वही है, तो माँ माँ है। पिताजी कभी रुष्ट हो जाए पर माँ नहीं, पूत कपूत सुना है किंतु माता नहीं कुमाता, है ना। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, कितने उदाहरण दूं। कुपुत्र हो सकता है,
पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माँ से माँ जैसा प्रेम नहीं कर सकता। पिताजी रुष्ट हो जाए पर माँ कभी रुष्ट नहीं होती, ये माँ का स्वभाव है। तो माँ उसको अंग भरती है, तभी पिताजी पीछे से आते हैं और बच्चे को जबरदस्ती, यार मैं देखता हूँ मेरे साथ ही तो रहता है ज़्यादातर टाइम, जबरदस्ती उसको माँ की गोद से लेने की कोशिश करते हैं। पर पाठ में लिखा है कि बच्चे ने आंख बंद कर ली और माँ का आंचल नहीं छोड़ा। यहीं पे ये पाठ खत्म होता है। तो ये पाठ आपको यही बता रहा है कि बच्चा भले ही पिताजी के साथ कितना ही पिताजी के अंग लग जाए, किंतु बच्चे के हृदय में एक वास्तविक प्रेम सदा माँ के लिए रहता है। माँ शब्द सुनते ही छाती में एक अजीब सी लहरें दौड़ने लगती है, आपके भी दौड़ती होगी। तो ये माता का अंचल पाठ इसी तरीके से समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे 10th बोर्ड में पूछे, फिर भी पिता के पास ना जाकर वो माँ की शरण लेता है। और याद रखिएगा, कृतिका से जो सवाल पूछते हैं वो 4 नंबर के पूछते हैं, तो आपको क्षितिज के मुकाबले ज्यादा लाइनें लिखनी होती है थोड़ा इसमें, ठीक है। पैराग्राफ्स में ब्रेक करके, तो कृतिका के चैप्टर्स की कोर वैल्यू ध्यान से समझिएगा और बड़े आंसर्स लिखने के लिए तैयार रहिएगा। तो आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है कि पिताजी के साथ ज़्यादा लगाव दिखने के कारण भी उसके बावजूद वो माँ के पास गया, ठीक है। देखो, पिता से स्नेह धारित होता है, ठीक है। मतलब ये इसमें लिखा गया है, आप इसको अपने तरीके से लिखिएगा कि पिता के साथ जो पुत्र का संबंध होता है वो चलो स्नेह के ऊपर है, पर माता के साथ जो संबंध होता है वो प्रेम के ऊपर होता है। स्नेह और प्रेम में अंतर है, हाँ है। स्नेह जो है वो ठीक है, वो प्रेम का एक लघु रूप है, मुझे लगता है। वो हो सकता है आप किसी से स्नेह कर सकते हो, किसी को पसंद कर सकते हो, बच्चा पिताजी को पसंद करता है, किंतु संकट में वास्तविक प्रेम, सच्चा प्रेम जो है बच्चा, मतलब वास्तविक प्रेम बच्चा माँ से ही करता है ना। और है ना, विपदा के समय अत्यधिक ममता की आवश्यकता होती है, यानी कि जब भी बच्चा संकट में होता है, विपदा में होता है, तो उस वक्त उसे सिर्फ स्नेह नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, और प्रेम से बढ़कर उसे ममता चाहिए। अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। तो ममता तो केवल माँ दे सकती है। तो इसका मूल मैं आपको बताता हूँ। जब वो आपसे पूछते हैं कि बच्चा पिता को छोड़ के माता के पास ही क्यों गया, तो विपदा के समय बच्चे को प्रेम के साथ साथ ममता चाहिए। बच्चे को विपदा के समय ममता चाहिए, और ममता वो चीज़ है जो केवल माँ ही दे सकती है, वो संसार का कोई भी पुरुष या कोई भी पिता नहीं दे सकता। बच्चे के लिए ये भी लिखिएगा, बच्चे के लिए संसार की सबसे सुरक्षित जगह उसके माँ का आंचल है। माँ जब अपने आंचल में बच्चे को छुपा लेती है तो बच्चा एकदम निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बच्चे ने 9 महीने माँ के गर्भ में जीवन बिताया है। बच्चा माँ से बात करे या ना करे, पर बच्चे और माँ का एक ममतामयी संबंध सदा रहता है। और माँ वो अपने प्राण दे सकती है, किंतु अपने बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने देगी, एक खरोच भी अपने बच्चे को नहीं आने देगी। ये माँ का स्वभाव है, और बच्चे का हृदय कहीं ना कहीं ये बात जानता है। इसलिए बच्चा जो है वो कभी भी अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित माता के अंचल में ही, एक छोटा सा तो कपड़ा होता है, पर वो छोटा कपड़ा संसार के सबसे बड़े कवच से बढ़कर है। इस तरीके से लिखिएगा आंसर, कि एक छोटा सा आंचल माँ का, वो भले एक वस्त्र का टुकड़ा दिखे, किंतु वो संसार के सबसे बड़े कवच से बढ़कर है। बड़े बड़े देवता भी उसका अपमान नहीं कर सकते। कितनी कहानियां हैं इस सभ्यता में। तो ऐसे आप इस तरीके से आंसर लिखिएगा। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि बच्चा जो है वो कोई भी भाव स्थायी नहीं रखता। बच्चा जब क्रोधित होता है तो हमेशा क्रोधित नहीं रहता, बच्चा जब खुश होता है तो हमेशा खुश भी नहीं रहता, बच्चा कभी निराश हो जाता है तो हमेशा निराश भी नहीं रहता। और दूसरी बात, बच्चा अपने बच्चों को देख करके उत्साहित होता है, अपने साथ के बच्चों को देख करके उत्साहित होता है, क्योंकि वो बच्चा है तो उसकी खेलने में विशेष रुचि है, यानी कि उसका खेलने में खास इंटरेस्ट है। तो जैसे ही, स्पेलिंग गलत हो गई, पर जैसे ही वो अपने साथ के बच्चों को देखता है वो एकदम जोश में आ जाता है, क्योंकि उसकी खेल में ज़्यादा रुचि है। क्योंकि बच्चा बहुत भोला है, कोई भी भाव उसके मन में स्थायी रूप से नहीं रहता। वो निराश भी होता है तो जल्दी खुश भी हो जाता है, रोने भी लगता है तो जल्दी खेलने भी लग जाता है। ये बच्चे का स्वभाव होता है, ठीक है। बच्चा बहुत भोला है, बच्चा बहुत मासूम है, ठीक है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं।
और अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। बच्चा सिसकना क्यों भूल जाता है? इसलिए भी क्योंकि जैसे ही बच्चा अपने साथ के लोगों को देखता है, बच्चों को देखता है, वो ना अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वो ज़बरदस्ती पिताजी की गोद से उतर करके खेल खेलना शुरू कर देता है। माता का अंचल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। जैसे मैंने आपको बताया, माता का अंचल वो भले ही बाहर से देखने में लगे कि माँ ने सिर्फ एक वस्त्र से बच्चे को ढका है, किंतु वो वस्त्र संसार के बड़े से बड़े कवचों से भी अधिक सुरक्षा बच्चे को प्रदान करता है। पिताजी को बच्चा जब संकट में होता है तो उसको माँ के दामन से, माँ के आंचल से बढ़कर के कोई संसार में, त्रिभुवन में कोई उसको सकुशल जगह नहीं मिलती है। इस पाठ का ये शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये माँ की महिमा बताता है और ये भी दर्शाता है कि संकट के समय भले ही पिताजी से स्नेह हो, पर ममता केवल माँ दे सकती है और संकट के समय बच्चे को माँ की ही याद आती है। कोई अन्य शीर्षक सुझाना हो तो यही लिख देना, माँ की ममता। सिंपल कोई ऐसा आप शीर्षक सुझा सकते हैं। आ जाइए, माँ की ममता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद मैंने आपको नहीं बताई, ध्यान दीजिएगा। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। 2-2 स्टार, इनको याद कर लीजिएगा। विशेष तौर पे बच्चे को माँ की ही याद क्यों आती है? क्योंकि पिताजी जो है ना, बच्चा डरा हुआ है तो पिताजी उसे संभालेंगे, पर पिताजी स्वयं नहीं डरते। पर बच्चे के साथ जो भी होता है, बच्चा तो उसे अनुभव कर ही रहा है, माँ भी उसे अनुभव करती है। यानी कि बच्चा डरा हुआ है तो माँ भी डर जाती है, माँ भी डर का अनुभव करती है। बच्चा रो रहा है तो माँ भी, अब क्या होता है ना कि यूजुअली अब बच्चा रो रहा है तो पापा लोग जाके हाँ शांत हो जा, शांत करते हैं, वो खुद नहीं रोते। पर माँ में ममता इतनी है कि जो संतान को अनुभूति हो रही होती है वही माँ को भी अनुभूति हो रही होती है। बच्चा रोता है तो माँ रोने लगती है, बच्चा भयभीत है तो माँ को भी भय लगने लगता है। बच्चा अगर बच्चे के आंसू निकलते हैं तो माँ भी खिन्न हो जाती है, माँ भी दुखी हो जाती है। और बच्चा हंसता है तो माँ भी हंसने लगती है, बच्चा खेलता है तो माँ भी खेलने लगती है। तो इतना आत्मीय संबंध, आत्मीय यानी कि इतना अच्छा, इतना डीप संबंध केवल माँ और पुत्र का है, माँ और बच्चे का, पुत्र पुत्री का ही हो सकता है। साना साना हाथ जोड़ी है, मधु कंकरिया जी का ये पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक यात्रा वृतांत है, एक ट्रैवल जर्नी है जो शुरू होती है और पहाड़ी इलाकों में जाती है। ठीक है, गैंगटॉक से शुरू होती है और उनको शायद आगे तक जाना होता है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताऊंगा, है ना। गैंगटॉक से आगे तक उनको जाना होता है, सिक्किम विक्किम से होकर के पूरा। ठीक है, सिक्किम की ही राजधानी गैंगटॉक है, जिसको गंतोक भी कहा जाता है। गंतोक वो नाम है जो लोकल लोग वहाँ के गैंगटॉक को देते हैं। गंतोक जो है पहाड़ों का, पहाड़ी इलाका है, तो गंतोक लोकल नाम है, और गैंगटॉक जो है जो बाद में लोग उसको कहते हैं। लेखिका ने अपने हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर, अब लेखिका मधु कंकरिया जी बहुत फेमस ऑथर हैं, तो उनके पास ठीक है थोड़े पैसे भी होंगे वो शहर की, लेकिन क्या शहर का जीवन कुछ खास नहीं है, तो वो नेचर, प्राकृतिक जीवन है ना, पहाड़ी इलाके में आना चाहती है। लेखिका गैंगटॉक को या गंतोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मर्तबा वो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं कि लेखिका गैंगटॉक को या गंतोक को मेहनती बादशाहों का शहर क्यों बताती है? क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं, है ना। ये हाँ, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े मेहनती हैं, सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, लेखिका गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों बनाती है? तो याद रखिएगा, ठीक है, एक तो वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। इसका क्या मतलब है? मेहनती है यानी कि वहाँ की जो दिनचर्या है, अगर आप ध्यान से कभी देखोगे तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा कठिन है। वहाँ पे लेखिका को बहुत सारी औरतें मिलती हैं जो पत्थर तोड़ती हैं रास्ते में अपनी यात्रा के दौरान। वहाँ पे
लोगों का जीवन इतना सरल नहीं है। पहाड़ी इलाकों में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, उस बीच में भी वो अपना जीवन जीते हैं। कई कई के पहाड़ी इलाकों में सड़क रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं लगती, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ के लोगों का जीवन समतल इलाके याद रखिएगा, प्लेन एरिया में। पहाड़ी इलाके एक होते हैं और एक हम जहाँ रहते हैं उसे समतल, हम पहाड़ों में नहीं रहते, प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो पहाड़ी इलाकों के लोगों का जीवन समतल इलाकों के लोगों के मुकाबले अधिक कठिन होता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ पहाड़ों में अपने आप में ये शहर बना लेना ये बहुत कठिन काम है। देखिए साहब, क्या होता है कि अब आपको सीधे रोड पे, सीधी जमीन पे रोड बनाना है, आप बना सकते हो, लेकिन आपको पहाड़ बनाना है तो आप पहाड़ को काट काट के आपको उसके आसपास सड़क बनाना है, ये बड़ा कठिन काम होता है, ये बड़ा कठिन काम होता है। तो गैंगटॉक के निवासियों की दिनचर्या बड़ी कठिन है, वो अपने जीवन को बड़े परिश्रम से जीते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो हैं, इन्होंने स्वयं इस पूरे शहर का निर्माण कर दिया है पहाड़ के ऊपर, जो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ के लोग बड़ी मेहनती भी होते हैं। तो ये सब कारण आप लिख सकते हैं कि क्यों लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इनको मेहनतकश तो है, बादशाह भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने जीवन को अपने आदर्शों के अनुसार जीते हैं। तो गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में थोड़ा डाउट होता है तो हर चैप्टर के मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, चाहे इसी चैनल पे मिले या एड्यू मंत्रा पे आप सर्च कर सकते हैं। आइए, है ना, वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है। वो गैंगटॉक में जब पहली रात गुजारती हैं तो उनके होटल की खिड़की से जो रास्त एक तारे दिखते हैं, उसको लेखिका ऐसे वर्णन करती हैं जैसे रोशनी की झालर सी है। झालर यानी कि वो नहीं होता कि शैंडलियर जिसको कहते हैं, झूमर जैसे एक रोशनी की झालर सी भली हुई है। इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा। मैं वो पढ़ना चाहूँगा पाठ से, ये लाइन जो है समरी पढ़ा बता रहा हूँ, लेकिन कई बार पाठ से लाइनें पढ़नी चाहिए, ठीक है। इतना सुंदर नज़ारा, ठीक है। वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। इतना सुंदर आसमान, इतने सुंदर तारे, इतनी सुंदर हवा वहाँ की कि सम्मोहन की लेखिका मानो खो रही थी, ठीक है। कुछ इस कदर उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित हो गया, यानी कि मेरी लाइफ की जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रकृति को देख करके सब स्थगित रह गई कि मैं क्या हूं। जब हम प्रकृति को, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, प्रकृति की सुंदरता देखते हैं तो अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स छूट जाती है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स छूट जाती है, ठीक है। और सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था, सब कुछ शोक लग रहा था, ठीक है। उसी दृश्य में इतना सुंदर दृश्य था कि लेखिका सब खो गई और अचानक उनके मुख से ये प्रार्थना फूट उठी जो इस पाठ का टाइटल है, साना साना हाथ जोड़ी, साना 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 हाथ जोड़ी, कि हे प्रभु, मैं अपने इन छोटे छोटे, अब प्रभु के सामने हम सबके हाथ तो छोटे ही हैं, प्रभु मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन सदा अच्छाइयों को समर्पित हो, मेरा जीवन कभी मुझसे कोई ऐसा गलत आचरण ना बने जिस कारण आपको दुख हो, कभी मुझसे कोई गलत आचरण ना बने। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना, ये प्रार्थना एक नेपाली युवती ने लेखिका को सिखाई थी, ठीक है। तो वो प्रार्थना उनके मन में आ जाती है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ये गाने लगती है प्रार्थना। अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण अब लेखिका जैसे ही सुबह उठती है सीधा भाग करके वापस होटल की खिड़की की तरफ जाती है जहाँ से उन्होंने रात में तारे देखे थे, क्योंकि उन्होंने कहा होता है किसी ने उनसे, होटल वालों ने, कि अगर मौसम साफ हो तो गैंगटॉक के इसी होटल से आप अगर दूर इस दिशा में देखोगे तो आप कंचनजंगा को देख सकते हो। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, लेखिका ने अपने जीवन में ग्लेशियर्स या बर्फ कभी नहीं देखी है। तो लेखिका बड़े एक्साइटमेंट में जाती है, पर उस दिन ठाकुर जी के कपाट बंद थे। इसके ऊपर हो सकता है वो कभी क्वेश्चन पूछे, जैसे मंदिर में आप जाओ तो मंदिर का टाइम होता है, मंदिर खुला रहता है, कपाट खुले होते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, कभी कभी कपाट जो है बंद भी हो जाते हैं। तो मान लो कंचनजंगा जो हिमालय है वो स्वयं भगवान है, हम भी हिमालय को पूजते हैं, और बादलों ने मान लो कपाट की तरह हिमालय को ढक रखा है, ये लेखिका को लगता है ना। तो लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाई, पर ढेर सारे फूलों को खिला हुआ देखकर, ढेर सारे फूल खिले हुए थे,
जिन्हें देखकर लेखिका खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ जाती है। जितेन नार्गे उनका गाइड भी है और ड्राइवर भी है, वो एक पहाड़ी युवक ही है। लेखिका के साथ उनकी एक दोस्त मणि है और उनका 2-4 लोगों का सर्कल है, पर उनके बारे में पाठ में नहीं लिखा है। लेखिका ने केवल 2 लोगों का स्पेसिफिकली नाम मेंशन किया है, एक उनकी दोस्त मणि और एक उनका ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे। ठीक है, गैंगटॉक से युमथांग की तरफ निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, वो इमेज यहाँ मैंने नहीं लगाई है, पर छोटी छोटी, कई लोगों के गाड़ियों के पीछे में भी आपने देखा होगा। खैर, पहाड़ी प्रार्थना होती है, मतलब छोटी छोटी बौद्ध पताकाएं होती हैं। छोटी छोटी क्या होती हैं? बौद्ध पताकाएं होती हैं, है ना। ऐसे उसमें, ये तो मैं बहुत ख़राब ड्राइंग बना रहा हूँ, है ना। बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखी होती है। अगर आपको श्वेत बौद्ध पताकाएं, यानी कि सारी की सारी बौद्ध पताकाएं लंबी लंबी रस्सियां होती है, ठीक है, और सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो अगर आपको सारी के सारी वाइट पताकाएं दिखाई देती हैं तो ये तब लगाया जाता है जब किसी का निधन हो जाता है, यानी कि किसी का स्वर्गवास हो जाता है, या मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तब। और इन केस आपको ये पताकाओं में कलर दिखता है, यानी कि आपको कलरफुल पताकाएं दिखने लगती है, यानी कि आपको कलरफुल पताकाएं दिखने लगती है जिसमें वाइट कलर भी इंक्लूडेड होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? कलरफुल पताकाएं तब लगाई जाती है जब हम किसी शुभ या किसी मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं या कुछ अच्छा हुआ होता है, जैसे नया घर बना लिया, बच्चा हुआ या विवाह हुआ। कोई भी शुभ कार्य में रंग बिरंगी पताकाएं और किसी की मृत्यु पे श्वेत पताकाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार ये पताकाएं लगा दी जाती हैं तो इन्हें कभी उतारा नहीं जाता। किसी पवित्र स्थल पे, ऊंचाई पे जहां हवा बहती है, वहां पे आप ये लगाते हो मेरी समझ से। और पाठ में लिखा है कि इनको उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही उतर जाती हैं, अपने आप ही जो होना होता है वो हो जाता है, पर इनको उतारा नहीं जाता। ठीक है ना। जो सफ़ेद पताकाएं शांत और अहिंसा का प्रतीक है और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं, 108 वाइट पताकाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए और शुभ कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। खैर, यहां से समझना शुरू कीजिए। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की, अब एक स्थान था, वहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे कौन सी जगह थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे धर्म चक्र का जिक्र किया जा रहा है। वो स्क्रोल्स होते थे, है ना, वो ऐसे बड़े बड़े स्क्रोल्स होते थे जो लाइन से लगाए जाते थे, जो लाइन से लगाए जाते थे। ठीक है, जो लाइन से लगाए जाते थे। जो भी व्यक्ति, इन पे भी कुछ लिखा होता था, है ना, जो भी व्यक्ति आता था वो क्या करता था, जो भी व्यक्ति आता था वो आकर के इनके हाथ फैला के इनको चलाता था, इन धर्म चक्रों को। जब आप इन धर्म चक्रों को चलाते हैं तो बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा जो कुछ पाप हुए हैं वो पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये धर्म चक्र को आते हैं। यहाँ पे उसको प्रेयर व्हील कहा गया है, धर्म चक्र या फिर प्रेयर व्हील। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से पाप धुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब लेखिका को ये बताया जाता है कि धर्म चक्र है, आप इनको घुमाओ तो आपके पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेखिका एक बात कहती है पाठ में जो मुझे लगता है 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा कि आप भारत में कहीं पर भी चले जाओ, भारत की आत्मा एक है। तो वो आत्मा एक है, इस लाइन का एग्जैक्टली क्या मतलब है? तो बच्चों, इस लाइन का एक मतलब है कि हमारे देश में, भारत की जो संस्कृति है, इसमें हम पाप और हम अच्छे और बुरे कर्मों में विश्वास रखते हैं। हम प्रायश्चित में विश्वास रखते हैं। हम वो लोग नहीं है कि हाँ वो चींटी मर गई तो मर गई, क्या हुआ, उसकी गलती है, वो बीच में आया। मैं गाड़ी चला रहा था और डॉगी के बीच में आया, उसकी गलती है। हम वो लोग नहीं है। हम वो लोग हैं जो गलती से भी अगर भूल होती है तो उस भूल का भी प्रायश्चित करने के बारे में सोचते हैं। हम कारण नहीं देते कि ये तो गलती से हो गया, तो उसकी गलती थी, किसी को ठोक दिया, तो ऐसा नहीं है।
चाहे जाने में हो या अनजाने में, हम इस देश की आत्मा एक है, यानी कि इस देश की संस्कृति में आप चाहे पहाड़ी, समतल, ऊंचाई, निचाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस देश में आप किसी भी स्थान पर चले जाओ तो वहां आपको वो लोग मिलेंगे, मतलब इस देश में हर जगह, इस सभ्यता में अपने पापों को नष्ट करने के बारे में, प्रायश्चित करने के बारे में बात की गई है, अच्छी अच्छी बातें कही गई है इस सभ्यता में, है ना। चाहे गलती से भी किसी का अहित हो गया हो तो उसका भी प्रायश्चित करने की बात कही गई है, इसलिए ये बात आपको कॉमन मिलेगी। तो हर जगह देश की आत्मा एक है, ठीक है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे वो लोग ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। पहाड़ में थोड़ा ऊपर जाओगे तो पॉपुलेशन दिखेगी, पर जितना ऊपर पहाड़ में जाते रहोगे, है ना, ऊपर और लोगों की संख्या कम होने लगती है, ठीक है। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होता हुआ महसूस हो रहा था। वह विशाल लगने लगता है क्योंकि अब वो हिमालय के ऊपर ही चढ़ के हिमालय की ओर ही जा रहे हैं। तो जितना आप हिमालय के पास जाओगे, हिमालय धीरे धीरे उतना आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर वो लोग सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पे जाकर के रुकते हैं, ठीक है। वहां उनकी जीप रुकती है। सभी लोग फटाफट अपने कैमरे निकाल के वहां की फोटोज लेकर के उसकी सुंदरता को फोटो में कैप्चर करने लगते हैं। लेकिन लेखिका ऐसे नहीं करती। लेखिका किसी अभिशापित राजकुमारी की तरह, यानी कि किसी को श्राप मिल गया वैसा, मतलब एकदम नहीं होता एकदम कोई दुखी व्यक्ति हो, पर वो दुखी नहीं है असल में। लेखिका अंदर से ये सब एब्जॉर्ब कर रही है अभी भी, है ना। तो लेखिका एकदम शांत, ज्यादा हो हल्ला करके ये चलो फोटो खींचते हैं, देखो कितना सुंदर है वहां फोटो खींचते हैं, ये सब लेखिका नहीं कर रही। लेखिका चुपचाप सेवन सिस्टर्स रेनफॉल में जाती है और बैठती है, और सब कुछ इतना सुंदर है कि लेखिका बस उसे अपने अंदर समा रही, इन्हें समाने का प्रयास कर रही है, उसे अपने अंदर उतार रही है, ठीक है। और लेखिका जो ही अपने पांव उस रेनफॉल के पानी में, देखिए गंगा माँ में स्नान तो हो सकता है बहुत लोगों ने किया हो, किंतु वास्तविक गंगा स्नान का किसने किया है? जो भाव से करता है, जो भाव से करता है, जो माँ मानता है, जो वहां जाने से पहले प्रार्थना करता है, माँ को प्रणाम करता है, माथा लगाता है। ये मेरा विश्वास है। ये बड़े बड़े संतों के वचन है, ये बड़े बड़े संतों के वचन है, ये प्रभु के वचन है। संत ने कहा, प्रभु ने कहा है, तो प्रभु ने ही कहा है, और संत तो प्रभु ही है। तो ये प्रभु के वचन है, संतों के वचन है। विश्वास से सब कुछ होता है, ठीक है। वही व्यक्ति कोई है जो माँ को, मतलब उतने सारे लोग सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देख रहे हैं, सब लोग एक्साइटेड हैं, पर लेखिका को एक अलग अनुभूति होती है जब लेखिका अपने पांव उतारती है कि थोड़ा हो ना वाटरफॉल में हम पांव उतारते हैं, तो लेखिका जैसे ही अपने पांव उस वाटरफॉल में उतारती है, लेखिका लिखती है कि वो अंदर से भीग गई, यानी कि एक जबरदस्त अनुभूति हुई। ये बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनका वैसा भाव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे हैं, जैसे कोई जादू की झड़ी घुमाकर। अब क्या है ना, पहाड़ी इलाकों में कभी एकदम से हरियाली दिखती है, कभी एकदम से आपको मतलब कुछ ना कुछ नया नया दिख रहा होता है, ऐसा लग रहा था जादू हो रहा है, ठीक है। लगातार बहते कहीं झरने दिख रहे हैं, कहीं तीस्ता नदी दिखती है, कभी धुंध दिखता है, कभी आसमान में बादल छाते हैं, कभी तेज हवा चलने लगती है, कभी धूप निकल जाता है, तो बदलाव आ रहे हैं। और हर जगह बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि फूले हमें देखकर हंस रहे हैं। आगे लेखिका को कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं जिससे जो अंदर से लेखिका को कहीं ना कहीं झंझोर के रख देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ औरतों के पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा जी की कविता है ना झांसी की रानी पे, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी है, समझ रहे हो। तो उसमें झांसी की जो रानी थी उनकी भी बहुत फेमस छवि आपने देखी होगी कि पीठ पे उन्होंने अपनी संतान को बांध करके मां ने शस्त्र उठा करके युद्ध किया। विजय मायने नहीं रखती, युद्ध मायने रखता है, युद्ध कैसे किया। तो यहां ध्यान देना, तो वहां पे औरतों की पीठ पर यहां टोकरियां बंधी हैं जिसपे उनके बच्चे हैं। तो ये दिखाता है कि जो शुरू में बता रहे थे ना कि क्यों गंगटोक को या गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। हालांकि गैंगटॉक से अब लेखिका की गाड़ी काफी आगे आ गई है, वो युमथांग की तरफ जा रहे हैं, पर फिर भी ध्यान दीजिए कि ओवरऑल पहाड़ी इलाकों का जो जीवन होता है वो समतल प्लेन ग्राउंड, हम जहाँ रहते हैं वो प्लेन एरियाज में, पहाड़ों के ऊपर नहीं रहते हैं। जो पहाड़ी एरियाज में नहीं रहते वो सब प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो पहाड़ी इलाकों का जीवन समतल इलाकों के जीवन के मुकाबले अत्यधिक कठिन होता है, ठीक है।
तो वही वो देखते हैं कि सुंदर वातावरण था, इतनी खूबसूरत हर जगह हिमालय के पहाड़ पर्वत, खूबसूरत फूल, झरने, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, और इसी तरफ जीवन का संघर्ष भी आपको इसी पहाड़ पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि सुंदरता भी इसी पहाड़ पे और जीवन का संघर्ष भी इसी पहाड़ पे है। देखना कि भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। भूख कि बच्चे भूखे होंगे, माँ को जल्दी काम खत्म करके बच्चे का भरण पोषण करना है। गरीबी, औरतें जो हैं खास तौर पे, कोई भी क्यों पत्थर तोड़ेगा, वो पत्थर इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे कमाने का और कोई रोजगार नहीं है, तो गरीबी के चलते, पैसे के अभाव के चलते वो ये काम करने के लिए। तो भूख, गरीबी और मृत्यु, क्योंकि जब किसी ने किसी से पूछा, देखो कई बार काम करते एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही है। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि आप पहाड़ के किनारे पे बहुत पतले पतले रास्ते होते हैं। अब पहाड़ी ने जो है, वहाँ की महिलाएं जो है, देवियाँ है, वो उसे तोड़ तोड़ के रास्तों को चौड़ा बना रही है। ये वही रास्ते हैं जिसपे लोग अक्सर गाड़ी पे चला के ऐसे गाड़ी पे लोग ऐसे जाते हैं, कोक खरीद के कैन पी के ऐसे ही फेंक देते हैं इधर खिड़की के बाहर, है ना, बदतमीज क्या कहोगे, और बदतमीज लोग ही तो है। तो ये लोग जिन रास्तों से हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने जाते हैं, इन रास्तों को अपने जीवन रूपी धन से किसने बनाया है? पहाड़ी लोगों ने। तो ये जो पहाड़ी ने औरतें हैं, जो स्वयं बच्चों को, छोटा बच्चा है घर में अकेले किसके भरोसे छोड़े, तो पीठ पे लाद के बच्चे का वजन सह के, साथ ही साथ वो भारी भरकम शस्त्र उठा के तोड़ना बड़ा कठिन जीवन है। प्रणाम है इन माओं को, प्रणाम है, ठीक है। कई बार किसी ना किसी की मौत भी हो जाती है, ऊंचाई से गिरे तो कहाँ जाओगे आप, है ना। क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। अब सारे पहाड़ छेनी हथौड़े से नहीं तोड़े जाते, डायनामाइट से पहाड़ों को तोड़ा जाता है। कई बार क्या होता है कि पहाड़ टूट गया, आप गए, लेकिन कोई पत्थर घिसक गया धमाके की वजह से और लैंडस्लाइड आ गई, तो कई दुर्घटनाएं होती है जिसमें लोगों के प्राण भी चली जाती है, ठीक है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। हर जीवन, शहर में भी आप सुरक्षित नहीं हो पूरी तरीके से, हर जगह मृत्यु जो है। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में कभी ध्यान दिया होगा तो शायद आपको एक कविता होगी, यमराज की दिशा। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। उसमें ऐसा था कि जब एक लेखक छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी, मम्मी लेखक से कहा करती थी कि बेटा दक्षिण दिशा की तरफ कभी पांव करके मत सोना। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। यमराज को आप उनको क्रोधित क्यों करना है? उस दिशा में तो जिनकी मृत्यु होती है उनके पांव किए जाते हैं। जीवित व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पांव करके नहीं सोना चाहिए। लेकिन उस कविता का भाव यह था कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा है। आप चाहे कहीं पर भी पांव करके सो, कभी कोई भूकंप आ सकता है, इतनी सारी बीमारियां चली है कि आज मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो हर दिशा लेखक को, कवि को दक्षिण दिशा सी लग रही है। तो इसलिए उसी भाव से ये भी कह रही है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं, वो इशारा करके लिफ्ट मांगते, क्योंकि ये बच्चे कई पहाड़, 2-2 पहाड़ क्रॉस करके रोज अपने स्कूल जाते, क्योंकि और कोई स्कूल इनके एरिया में नहीं होता, ठीक है। सरकार की गाड़ी थी। अब जैसे जैसे ये लोग और हिमालय की ऊंचाई पे जा रहे थे ना, तो वैसे वैसे रास्ते जो हैं वो धीरे धीरे और पतले रास्ते होते जा रहे थे, पतले होते जा रहे थे। एक समय तो ऐसा आता है कि जब लेखिका ये कहती है कि ऐसा लग रहा था कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसको बिल्कुल इंच टू इंच जीप के साइज का ही बनाया गया है, कि 1 सेंटीमीटर भी जीप, जितनी चौड़ी जीप है उतनी चौड़े रास्ते, कि थोड़ी भी गलती हुई जितेंद्र नार्गे से, जो उनका ड्राइवर कम गाइड है, तो सबकी जान खतरे में है। अब वो कुछ चाय के बागान भी देखती है, वहां कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान, यानी कि सिक्किम की तरफ जब वो बढ़ रहे होते हैं, वहां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा, वो खूबसूरती का आपको चित्रण कर रहे हैं। युमथांग पहुंचने से पहले वो गैंगटॉक से युमथांग जा रहे थे, 90% रास्ता वो तय कर चुके हैं। युमथांग से ठीक पहले पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग में रुके, लायुंग नाम की एक जगह पे रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे, अब लायुंग के पास से तीस्ता नदी बहती है, तो लकड़ी के छोटे छोटे घर थे। लेखिका भी वही रुकी अपने दोस्तों के साथ।
अब छोटा घर है, उसमें कितना समय व्यतीत करोगे। तो कुछ समय बाद लेखिका बाहर निकल गई कि उनके घर के पास एक तीस्ता नदी उनके घर के काफी पास थी, वहां बहती है। तो उस नदी के तट पे लेखिका गई और उस किनारे पे पत्थरों पे बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया, सब लोग एंजॉय करना शुरू कर दिए। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लायुंग जो युमथांग से ठीक पहले की डेस्टिनेशन थी, ये जो पूरी जर्नी है, पूरा चैप्टर जो है साना साना हाथ जोड़ी, इसमें जर्नी है जो शुरू होती है गंगटोक से, उसी को गैंगटॉक कहते हैं। लोकल भाषा में गैंगटॉक का नाम गंगटोक है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, ठीक है। यहां से शुरू होती है कहानी, शुरू होती है जब वो गैंगटॉक में अपने होटल में रुकी है गंगटोक में, और जब वो खिड़की से तारों को देखती है, सुंदर झालर सी, और इतना सुंदर है कि उनके मुंह से एक नेपाली युवती द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना फूट उठती है कि साना साना हाथ जोड़ी, मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, हे परमेश्वर, हे प्रभु, कि मेरा जीवन सदा अच्छाइयों को समर्पित हो, ठीक है। फिर वो गैंगटॉक से अपनी जर्नी शुरू करती है युमथांग के लिए। अब वो युमथांग बीच में वो बौद्ध पताकाएं देखते हैं, धर्म चक्र देखते हैं, बौद्ध पताकाएं, धर्म चक्र, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देखते हैं। और अब वो अपनी जर्नी से जब 90% जर्नी हो गई है, ठीक पहले लायुंग में रुकते हैं, जहां पे ज्यादातर लोगों के जीवन का साधन जो है, क्योंकि वहां पे और कुछ नहीं है, तो ज्यादातर लोगों के जीवन का साधन क्या है, आलू उगाना, धान की खेती करना और शराब बेचना, ठीक है। पर अभी तक लेखिका को बर्फ कहीं तक नहीं दिखी। लेखिका ने जीवन में कभी बर्फबारी नहीं, स्नोफॉल, कभी बर्फ नहीं देखी थी। लेखिका बर्फ देखना चाहती थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, तो पहली रात जब लेखिका सितारों को देखकर साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना करती है, उसके ठीक सुबह, उसके ठीक बाद लेखिका तुरंत दौड़ के खिड़की के पास जाती है, क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि बेटी अगर आसमान साफ हो ना, तो तुम्हारे गैंगटॉक के इस होटल की खिड़की से ही तुम कंचनजंगा को देख सकती हो। तो कंचनजंगा लेखिका क्यों देखना चाहती है? एक तो हिमालय की बहुत प्रोमिनेंट पीक है, हिमालय देखने को मिल रहा है, दूसरा उस पर बर्फ होगी। लेखिका ने बर्फ से लदे पहाड़, बर्फबारी कभी भी नहीं देखी। अब वो आप कह सकते हो युमथांग के काफी पास पहुंच चुके हैं। अभी तो वो लायुंग में है, पर अभी तक लेखिका को बर्फ नहीं देखने को मिली। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया। हो सकता है वो यहाँ से आपसे कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। क्या पूछ ले? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अक्सर स्नोफॉल अब तक तो आपको देखने के लिए मिल जाता था। देखो बेसिकली क्या है, पहाड़ी इलाकों में अब आप, पहले क्या होता था कि आप पहाड़ के नीचे के स्तर पे या थोड़ा पहाड़ के आसपास भी रहते हो ना, तो आप स्नोफॉल देख सकते हो। बट अभी ऐसा है कि जब तक आप पहाड़ के और ऊंचे वाले हिस्सों में नहीं जाओगे ना पहाड़ के, तब तक आप शायद स्नोफॉल नहीं देख पाओगे। या अब स्नोफॉल जिन एरियाज में होता था, अब वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं प्रदूषण के कारण। तो इसके ऊपर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। प्रदूषण, हाँ, जैसे हम लोग वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जल प्रदूषण कर रहे हैं, इससे भी होता है। पानी गंदा करोगे, यही पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है, ठीक है। तो प्रदूषण की वजह से नो डाउट स्नोफॉल पर असर पड़ता है। जैसे लेखिका को लायुंग, युमथांग से पहले लायुंग पहुंचने पर भी स्नोफॉल नहीं देखने के लिए मिला। लायुंग से कटाओ का सफर 2 घंटे का था। कटाओ का, अब वो कटाओ जा रहे हैं, कटाओ का रास्ता, कटाओ अभी तक का टूरिस्ट स्पॉट, हाँ ठीक है। मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, उसने कहा कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है कटाओ। युमथांग ही जाना है, बीच में और एक जगह जा रहे हैं कटाऊ। कटाऊ बहुत सुंदर है, सुना था स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। लायुंग से कटाऊ का सफर 2 घंटे का था। कटाऊ का रास्ता खतरनाक था। जितेन जिस अंदाज से गाड़ी चला रहा था, चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाऊ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी, और ये पहली बार है जब लेखिका ने बर्फ को देखा, बर्फ को अनुभव किया, ठीक है। कहाँ पे लेखिका को बर्फ दिखी? कटाओ में दिखी, जिसको स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर माना जाता है, ठीक है। सभी ये सही यात्री वहां फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में संभाल लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण में ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना करने की प्रेरणा उनको आई होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस सभ्यता में जब प्रकृति अपनी इतनी चरम सुंदरता दिखाती है ना, तो हर किसी का मन गदगद हो जाता है। मन में जो नफरत, द्वेष, चिंता सब कुछ होता है, सब बह जाता है, सब बह जाता है, ठीक है। तो जब सब बह जाता है, इतना सुंदर देख के मन सुंदर हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये वही वातावरण रहा होगा जिसमें हमारे पूर्वजों ने वेदों के बारे में शोध किया होगा, या फिर बड़े बड़े शास्त्रों की रचना इस समय पर
हुई होगी। ठीक है, देवता अवश्य इसी भूमि पर आए होंगे, इसी भूमि पर आए होंगे। ठीक है। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी कोई बहुत घोर पापी आदमी भी इतना सुंदर देखे तो उसका हृदय द्रवित हो जाए। हाँ, कुछ महापापी हैं जो उनकी बात अलग है, कुछ हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कोई अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति, कोई उतना कठोर हृदय का व्यक्ति है, वो भी सुंदरता को देखे तो भी वो मोहित हो जाए। वे कहते हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में, अब प्रकृति जब ठंड से वो ग्लेशियर्स जम जाते हैं और गर्मी के वक्त वही ग्लेशियर्स पिघल पिघल के नदियों को पानी देते हैं और हमारे लिए पानी, तो प्रकृति सर्दी में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है जो हमें गर्मियों में मिलता है। ठीक है ना। इस प्रकार हिम शिखरों का हम पर ऋण है। हिमालय जो है, हिमालयों का हम सब पर ऋण है, क्योंकि माँ गंगा, माँ यमुना, इन पवित्र नदियों को हिमालय से ही इनकी शुरुआत होती है। तो क्योंकि और भी बहुत सारी नदियों को क्योंकि हिमालय से ही पानी मिल रहा है, तो हिमालय, और हम वो पानी लेते हैं, तो हिमालय का हम सब पर ऋण है। थोड़ा आगे, अब आप चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हो। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। चूंकि यह बॉर्डर एरिया था और क्योंकि आप चीन की बॉर्डर के पास पहुंच गए, तो लेखिका कहीं ना कहीं फौजियों को देखकर उदास हो गई थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में, अब तो हम सियाचन की बात भी नहीं कर रहे जहां -45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, पर इतनी ऊंचाई पे, इतनी ठंडे इलाकों में भी फौजी ड्यूटी करते हैं। लेखिका एक फौजी से जाकर के पूछती भी है कि आप इतने कठिन वातावरण में ड्यूटी करते हैं, तो वो फौजी यही बोलता है, मैडम हम ड्यूटी करते हैं ताकि आप आराम से जग सके, आप सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, यही बात है। अब वो कटाऊ से वापस युमथांग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको जाना तो युमथांग ही है। ठीक है, उनको कहाँ जाना है? देखो, ये जर्नी शुरू होती है गंगटोक से। मुझे गैंगटॉक बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं गंगटोक बोलता हूँ, आप गैंगटॉक बोल सकते हैं। गंगटोक से ये जर्नी शुरू होती है और एक जर्नी गंगटोक से होकर के जा रही होती है कहाँ पे? युमथांग। जर्नी कहाँ जा रही है? युमथांग जा रही है। बीच में वो दो जगह रुकते हैं। ठीक है, एक तो लाइयोंग करके कोई जगह है, भूल जाओ, और एक दूसरी जगह है कटाऊ। ठीक है, कटाऊ वो जगह है जहां पे लेखिका को पहली बार स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है। पहली बार लेखिका को स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है। अपनी जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां पर वो रुकते हैं, जैसे कि सबसे पहले वो शायद उनको बौद्ध पताकाएं दिखती हैं। ठीक है, बौद्ध पताकाएं। ठीक है, और अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, बौद्ध पताकाएं, धर्म चक्र, क्या है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है ये, है ना। धर्म चक्र दिखते हैं, और क्या है, पहाड़ी इलाकों का कठिन जीवन, औरतें जिनके पीठ की टोकरियों पर बच्चे हैं, पहाड़ी इलाकों का कठिन जीवन, ये भी देखने के लिए मिलता है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, जहाँ पे लेखिका जब अपने पाँव पानी में उतारती हैं तो भीतर से भी वो भीग जाती है, क्योंकि एकदम कोई ज़बरदस्त अनुभूति होती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आप याद रखिएगा, इनकेस आप इस कहानी में गुम ना हो जाए। आप कटाऊ से, जहाँ ये ओरिजिनली जा रहे थे, लाइयुंग हो आए हैं, कटाऊ हो आए हैं, अब ये सीधा युमथांग की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाट की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक पत्थर, अब इनको रास्ते में गुरु नानक साहब जी के पद चिन्ह, यानी कि उनके चरण कमलों के चिन्ह जहाँ पे थे, उनके पाँव के निशान जो थे उनके चरण कमल के, वो वैसा एक पत्थर भी दिखाया गया। जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिरे थे, वो भी दिखाया गया। खेदुम नाम एक 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया गया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी कि जो पहाड़ी लोग हैं वो इन पहाड़ों को, पहाड़ या टूरिस्ट डेस्टिनेशन की आके आराम से बैठते हैं, टेंट लगा के चिप्स खा के डांस करेंगे, ये सब नहीं। वो उनके लिए ये पहाड़, ये नदियाँ, ये वादियाँ, ये सुंदरता उनके लिए पूजनीय है, वो इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए, अब हुआ क्या कि एक आर्मी की, पहले क्या होता था, गैंगटॉक कोई जाता नहीं था, इतना हिमालय के पास की एरिया है इतना, है ना, सिक्किम की राजधानी, पर इंडियन आर्मी वहाँ गई थी, अपनी पोस्टिंग होती है चाइना बॉर्डर पे, तो इंडियन आर्मी के कैप्टन थे शेखर जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, शेखर दत्ता जी, बिल्कुल। तो जो शेखर जी हैं
मतलब वो आए इंडियन आर्मी के ऑफिसर, कैप्टन रैंक के, तो उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि इतनी सुंदर जगह है ना कि इसके बारे में और लोगों को पता होना चाहिए, और वहीं से एक शुरुआत हो गई कि गैंगटॉक, सिक्किम, यहाँ जो है लोग आने लगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी कहानी है। इसी तरीके से कहानी आपकी खत्म होती है, साना साना हाथ जोड़ी, एक यात्रा वृतांत है, रास्ते में क्या क्या पड़ाव आए, क्या क्या लेखिका ने अनुभूति की, यही सब इस चैप्टर में आपको बताया गया। अद्भुत पाठ है किंतु मधु कंकरिया जी का। क्वेश्चंस देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। ठीक है, एक जादुई एहसास करवा रहा है। ठीक है, मानो लेखिका अस्तित्वहीन हो गई है, सब कुछ लेखिका को अर्थहीन सा लग रहा है कि जब आप अपार सुंदरता देखते हो ना तो ये क्या करना है यार, मैं जॉब कर रहा हूँ, वही पैसा कमाना है, स्टूडेंट हूँ, वही 90% लाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर होड़ में लगो, फिर जॉब करो, फिर ये, अरे अर्थहीन है यार, मैं मेरी क्या लाइफ में परेशानी है, अरे 95 है 75 है मार्क्स ही है ना, अर्थहीन सा लगने लगता है। ये आज बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे कैसे 75 आए और ऐसे कैसे 82 तो आ ही सकते हैं, पर एक समय बाद अर्थहीन लगने लगता है जब आपको इससे कुछ बड़ा दिखने लगता है, जब आप प्रकृति के सौंदर्य को जानते हो कि कहाँ मेरा महान जीवन और कहाँ मैं इन चीजों में ही अपनी प्रसन्नता ढूंढ रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है तो मैं त्यागूंगा नहीं। मेरे उपदेश को, मेरे कथन को आप इस तरीके से मत लीजिएगा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी जगह, पर याद रखिएगा वो आपका कर्तव्य है तो आपको करना है, पर ओवर इंपॉर्टेंस समझ के उसकी नहीं करना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है 10th बोर्ड, मैं ऐसा नहीं मानता, ये तो करना ही है, आपको 90% लाना ही है। क्यों लाना है 90%? मुझे करना है। अपने अलावा किसी के बारे में सोचो ना, मम्मी पापा के बारे में सोचता हूं, उसके अलावा सोचो ना, समाज के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। जिनको 95% आया है, क्या वो कभी YouTube पे कोई वीडियो बना के अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि बच्चों मैंने इस तरीके से पढ़ा, इस तरीके से नोट्स बनाए? क्यों? मेरा काम हो गया ना, अपना काम बनता, अब जनता अपना देखे। तो जीवन में हर चीज केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार, हम लोग सोचते हैं सर हम मम्मी पापा के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। हाँ सर वो हमारे लिए करते हैं तो हम उनके लिए करते हैं, ठीक है। व्यापार कर रहे हो क्या? उन्होंने किया तुमने किया, हो गया। ऐसे भी और सोचो ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, हर वो माँ है ना, पर नारी जान, जो भी पराई नारी सब माँ है, किसी और के लिए क्या किया? माता पिता के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, समाज में कुछ और बड़े रीजंस भी ढूंढने चाहिए ना, नहीं जो हो रहा है वही हो रहा है, थोड़ा सोचा करो इन सब चीजों के बारे में। खैर, तो झिलमिला सितारे के गंतोक शहर में देख करके उनके एक तो मुख से वो प्रार्थना फूट उठी, साना साना हाथ जोड़ी, और साथ ही साथ वो काफी इमोशनल हो गई, उनको सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। लेखिका को ऐसा लगा मतलब समय मानो थम सा गया है ऐसा, और अद्भुत झालर सी सुंदरता तारों की। गंतोक को मेहनत का शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, या PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना। आ जाओ, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना। श्वेत पताका तब फहराते हैं जब किसी की मृत्यु हो चुकी होती है, किसी शांत एकांत जगह पे, पवित्र स्थान पे इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता। रंग बिरंगी पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब आप कोई शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हो या कोई अच्छी चीज हुई होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए? जब उन्होंने देखा कि पहाड़ पे औरतें जो हैं, पहाड़ी नहीं औरतें, वो पत्थर तोड़ रही हैं और उनके पीठ पे बच्चे हैं, तो भूख, गरीबी और मृत्यु इसी सुंदरता के बीच में वास करती है, ये उन्होंने देखा। साथ ही साथ जब उन्होंने बच्चों को देखा कि छोटे छोटे बच्चे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे रोज 2 पहाड़ क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, तो ऐसे कुछ दृश्य है जिन्होंने लेखिका को झंझोर के रख दिया। जब लेखिका को ये भी पता चला कि जिन रास्तों से हम जीप से जा रहे हैं, इन रास्तों को इन पहाड़ियों ने बनाया है, और कई बार डायनामाइट से जब आप पहाड़ों को तोड़ते हो, या कई बार रोड बनाते बनाते कई लोगों की इसमें दुखद मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आ जाओ, मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञेय जी का आखिरी पार्ट है कृतिका का, और फिर ऑफिशियली मैं आपका पूरा सिलेबस करा चुका हूँ रीस्टार्ट विद मोशन चैनल पे, लाइव सेशंस के फॉर्मेट में। आपकी सारी कविताएं, काव्यखंड, उसमें जो पोएम वाला है ना, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प डलवा दिया है। उसमें फसल और ये नहीं था, फसल नहीं था और संगतकार नहीं था मंगलेश डबराल जी का, वो मैंने चैप्टर्स के साथ कवर कराया है और सारे चैप्टर्स करा दिए, और अब कृतिका का ये लास्ट चैप्टर है। अंतिम पाठ आपका है मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञेय जी की रचना है ये, इसे देखते हैं।
बहुत अच्छा चैप्टर है। अक्सर पता है ये वो चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आता है, उनको थोड़ा चैलेंजिंग भी लगता है, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है। इसमें लेखक खुद वो क्यों लिखते हैं, यानी कि यार होता है ना कि मतलब ठीक है आप एक टीचर हो, बट आप क्यों एक टीचर बने, आपका टीचर बनने के पीछे का कारण क्या है, आपका रीजन क्या है। वैसे आप एक राइटर बने तो आप एक राइटर ही क्यों बने, व्हाई डू यू राइट, आप लिखते क्यों हैं, लिखने के पीछे आपके क्या कारण है, आपको कहां से लिखने की इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे सवालों का जवाब लेखक ने खुद दिया है। इसमें कोई ट्रेडिशनल स्टोरी नहीं है, तो क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लोगों को, स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग लगता है। बट आप संभाल के पढ़िएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, जिसमें एक या दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझ ली ना बच्चों, तो इस चैप्टर से जुड़ा कैसा भी सवाल आएगा आप जरूर उसमें पूरे नंबर ला पाओगे, ये मेरा विश्वास है। देखिए, एक रचनाकार को अनुभव आइए चलिए आइए, मैं क्यों लिखता हूं, यहां से ये पाठ शुरू होता है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक एक, अब क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है तो मैं पढ़ पढ़ के, ये पूरा चैप्टर नहीं है पर इसकी समरी को पढ़ पढ़ के आपको की पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। जो कोर है इस चैप्टर का वो मैंने आपको बताया कि लेखक अपनी इंस्पिरेशन का जिक्र करता है। जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो मैं पिन पॉइंट करके आपको दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोत की, मैं क्यों लिखता हूं यानी कि मैं राइटर क्यों बना, ये इस सवाल का भी जवाब दिया है। दूसरा, अगर मैं राइटिंग करता हूं लिखता हूं तो मुझे लिखने की इंस्पिरेशन कहां से मिलती है, प्रेरणा कहां से मिलती है, तो क्यों लिखता हूं और प्रेरणा कहां से मिलती है, दोनों सवालों के जवाब दिए हैं। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। जैसे कोई आपसे पूछे कि यार आप पढ़ाते क्यों, तो जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको कारण बता पाऊंगा। चलिए एग्जाम्पल सेट नहीं बैठा, पर लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं समझा जा। मैं क्यों लिखता हूं, हुआ क्या कि अज्ञेय जी से, ये मेरी समझ है, अज्ञेय जी से उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा कि आप एक लेखक ही क्यों बने। अज्ञेय जी हिंदी के बहुत बड़े लेखक है, आप एक लेखक ही क्यों बने और आप क्यों लिखते हैं, आखिर आप लिखते क्यों हैं वो बताइए। क्या आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिखते हैं या आप दूसरों की भलाई के लिए लिखते हैं, अरे कुछ तो रीजन होगा। जैसे जब मैं एक टीचर बना तो मेरा अपना एक रीजन था जो फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। वैसे आप जब अज्ञेय जी के मन में यह सवाल आया कि मैं क्यों लिखता हूं, अब इस सवाल का जवाब अज्ञेय जी ने ये चैप्टर लिख दिया उसके लिए। हाँ, क्योंकि अज्ञेय जी का ये मानना है और मेरा भी ये मानना है कि लिखे बिना, है ना, लिखने के कारण को नहीं जाना जा सकता। कि मैं क्यों लिखता हूं ये जानने के लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो अज्ञेय जी के मन में जब ये सवाल आया कि मैं राइटर ही क्यों बना, मुझे मेरी इंस्पिरेशन कहां से मिलती है, आखिर मैं क्यों लिखता हूं, लेखक लिखते हैं आखिर मैं क्यों लिखता हूं, तो जैसे ही अज्ञेय जी के मन में यह सवाल आया उन्होंने ये चैप्टर लिखा और बाय द टाइम उन्होंने इस चैप्टर को एंड किया उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया। तो एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव पीस है ये, ठीक है। बिना लिखे लिखने के कारण को नहीं जाना जा सकता। इन केस अगर 10th बोर्ड में वो इस स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बिना लिखने के बिना लिखे, हाँ सॉरी, लिखे बिना, यहां से लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। इसका अर्थ यही है कि जब तक आप स्वयं लिखना, अपने आप को व्यक्त करना है। जब आप किसी लेखक से ये पूछोगे कि आप क्यों लिखते हो, तो वो बिना लिखे अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा और बिना लिखे ये बता भी नहीं पाएगा, माफ कीजिए, बिना लिखे बता भी नहीं पाएगा कि वो क्यों लिखता है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। ये आप इतनी डीप लाइन नहीं समझोगे, पर उसके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, उसकी वजह से वो लिख सकता है। मेन चीज यहाँ है, आप वो छोड़ दो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। दूसरा, प्रायः अक्सर प्रत्येक, प्रायः कोई अक्सर बोलते हैं, प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है। अब वो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट, अब लेखक जो है ना, ये उन चैप्टर्स में से एक है जहां आपको कहानी पूरी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कहे कि यार कोई कहानी ले लो यार, कोई भी कहानी, जैसे कि अरे मान लो लालची लोमड़ी वाली, छोड़ो, कछुए और खरगोश वाली कहानी हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है। खरगोश सो गया और बेचारा कछुआ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ जीत गया। ये सिंपल सी कहानी। अब ये कहानी आपको लिखनी हो तो ये कहानी ऑलरेडी आपके माइंड में फिट है, तो आप कहानी लिख रहे हो। पर ये जो पार्ट है इसमें अज्ञेय जी को पता नहीं है कि क्या लिखना है, वो लिखते लिखते जो रियलाइज कर रहे हैं वो उन्होंने इस चैप्टर में धीरे धीरे लिखा है। अब ध्यान दीजिए,
आज्ञा जी के मन में पहले तो आता है मैं क्यों लिखता हूं, चलो मैं क्यों लिखता हूं ये देखूंगा, कोई भी क्यों लिखता है पहले ये देखता हूं। तो वो दो कारण बताते हैं लिखने के। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ पिन पॉइंट करके इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं। सबसे पहले बताते हैं रचनाकार की आत्मानुभूति, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये पहली चीज। और दूसरी है बाहरी दबाव, दूसरी है बाहरी दबाव, ठीक है। रचनाकार की आत्मानुभूति, आत्म अनुभूति, खुद को कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ जबरदस्त एक्सपीरियंस जब होता है आपको, तो आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो, जैसे को आप उसको किसी से बांटना चाहते हो। कुछ लोग बोल के बांटते हैं तो कुछ लोग लिख के बांटते हैं। तो अपने किसी फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करना, आत्म अनुभूति को, आत्मानुभूति को तोड़ भी सकते हो, आत्म अनुभूति को या अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए। रचनाकार अपने जीवन के अनुभव को दूसरे के साथ बांटने के लिए लिखता है यूजुअली। दूसरा कारण वो बताते हैं बाहरी दबाव। कई बार बाहरी दबाव भी होता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है। क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जैसे कि संपादकों का आग्रह किया, बहुत फेमस राइटर है तो कोई बहुत फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर ने कहा यार प्लीज़ यार मैं तो आपका दोस्त हूँ, अपना मेरे न्यूज़पेपर के लिए अपना एक पीस लिखिए, आप कुछ तो लिखिए। संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता, ये टीचिंग में भी होता है। मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि एक तो होता है कि एक टीचर वीडियो बनाता है क्योंकि उसके मन में आया, उस चैप्टर को पढ़ के उसको कुछ लगा, उसको कुछ अनुभूति हुई, वो स्टूडेंट्स के साथ बांटना चाहता है, ये एक होता है। दूसरा क्या होता है, कई बार कंपनी बोलती है कि सर इस तरह की वीडियोस चैनल पे बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, सर भले ही स्ट्रैटेजी से कोई फर्क पड़े ना पड़े, बट शायद स्ट्रैटेजी, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं बनाता, पर आप समझ सकते हो ना कि कई बार क्या होता है कि कंपनी बताती है कि इस तरह के वीडियोस मार्केट में हिट कर रहे हैं, या एसईओ ये कह रहा है, डेटा एनालिटिक्स ये कह रहा है कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो बनाइए। तो यहां पे क्या हुआ, बाहर से प्रेरणा आई, अंदर से एक तो अनुभूति आती है। लेखक इस सवाल में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। पहले तो लेखक इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं कि वो क्यों लिखते हैं। तो पहले वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, छोड़ो, पहले मैं ये सोचता हूं कि कोई भी क्यों लिखता है। तो उनको दो जवाब मिलते हैं। कोई भी इसलिए लिखता है कि या तो उसके अंदर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, आत्म अनुभूति के लिए। दूसरा, या बाहरी दबाव की में आकर के कोई भी लिखता है, या तो अंदर से कोई प्रेरणा आएगी या बाहर से कोई दबाव आएगा। अब बाहरी दबाव क्या होता है, बाहरी दबाव जैसे किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की, या फिर आपकी कोई आर्थिक कमजोरी है कि आप बहुत गरीब हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं तो आप लिखते हैं ताकि वो बिक जाए और आपको कुछ पैसे मिल जाए, तो ये बाहरी दबाव होते हैं, ठीक है। आग्रह, प्रकाशक का तकाजा या आर्थिक आवश्यकता यानी कि पैसों की जरूरत। लेखक का मत है, अब लेखक का मानना है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है। अब लेखक, मैंने बताया ना, इस चैप्टर की स्टोरी फिक्स नहीं है, लिखते लिखते लेखक खुद अपने कारण को खोज रहे हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा, पहले लेखक ने यह सोचा कि मैं क्यों लिखता हूं, तो लेखक को ही पता चला यार देखो, जब तक मैं खुद लिखूं ना लिखे बिना मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मैं क्यों लिखता हूं। तो चलो मैं लिखना शुरू करता हूं। तो पहले तो लेखक को यह क्लियर हो गया कि लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता, ठीक है। फिर लेखक ने सोचा मैं क्यों लिखता हूं, कोई भी क्यों लिखता है। तो हाँ, कोई भी दो कारणों से लिखता है, या तो आत्मानुभूति के लिए कि कोई आत्मानुभूति हुई उसको लोगों से बांटने के लिए, या किसी बाहरी दबाव के चलते, ठीक है। अब इन दोनों में से मेरा क्या कारण है, तो लेखक को यह पता चलता है, ये रियलाइज होता है लिखते लिखते कि मैं बाहरी दबाव के कारण कभी नहीं लिखता, कि भले ही पैसे नहीं है तो एक समय के लिए पोलदारी करूं, सब्जी बेचूं, पर मैं बाहरी दबाव के लिए, पैसों के लिए, या किसी को खुश करने के लिए, या किसी की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए, या किसी के दबाव में आके नहीं। मैं सिर्फ अपनी आत्म अनुभूति को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए लिखता हूं, ठीक है। यहां पे एक स्टेटमेंट है जो मेरा मानना है, 10th बोर्ड में हो सकता है आपसे क्वेश्चन आए। लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूति सी गहरी चीज है। प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूति सी गहरी चीज है। देखो, अनुभव, चलो अनुभव अनुभूति छोड़ो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या एग्जाम्पल दूं, चलो फिर भी समझाता हूं, समझो। देखो, आप में से कई लोग, सारे ही लोग ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं। आप सब YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं शुभम सर को पढ़ाते हुए। YouTube इस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहां पे शुभम सर की नहीं, हजारों एजुकेटर्स की वीडियो, लाखों की में भी आपको दिख रही है। आप इस युग में जी रहे हो, इस युग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर क्या आप रियलाइज भी कर रहे हो कि आप कितने ज्यादा लकी हो। आप सब खाना खाते हो,
हर किसी को खाना खाने का अनुभव है, सबको खाने खाने का एक्सपीरियंस तो है ना। अरे आपको शायद पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस जॉब का नहीं, उस जॉब का नहीं, अरे खाना बचपन से खा रहे हैं सर, खाने का एक्सपीरियंस सबको है। तो अनुभव एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव सबको है, पर अनुभूति कितनों को है? क्या कभी आप खाना खाते वक्त अनुभूति कुछ रियलाइज़ करना, क्या आपको कभी रियलाइज़ हुआ कि आज मेरे थाली में चावल आया है, या रोटी आई है, पराठा पूड़ी आई है, या ये दाल आई है? ये दाल जो आज मेरे थाली में आई है, ये सच में कहाँ से आई होगी? किसी किसान के खेत में होगी, वहाँ से कट के छट के यहाँ पे आई होगी। अभी जिस किसान के खेत में होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस किसान ने किसी ज़मींदार या साहूकार से कर्जा लिया होगा और फिर उगाया होगा, बड़ी मेहनत से उसने अनाज उगाया होगा कि वो अपना कर्जा भर सके, उसकी बेटी की शादी होने वाली है। इतना कौन सोचता है सर? अरे अपना खा गया वो किसान साहूकार, जाने सर हमको क्या पता, दाल अच्छी, मम्मी थोड़ा और देना। अरे समझ रहे हो, अनुभूति अलग चीज़ होती है। मतलब हर कोई हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, पर उसका मतलब नहीं कि हर कोई उसको रियलाइज़ कर पा रहा है ना। कई बच्चे हैं जो ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी, कहाँ इसे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्या आपने अनुभव किया उस पाठ को ना? ये दूसरी चीज़ है। अनुभव करना दूसरी चीज़ हो जाती है अपने आप में, ठीक है। तो इसी उनका मानना है प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी कि आपने खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उससे रियलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब वो आगे आपको वो सेम एग्जाम्पल देंगे, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब अमेरिका ने वो गिराया उन लोगों ने, ठीक है। मान लो इमेजिन करते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो उस वक्त वहाँ था, वो बच गया, लेकिन एटम बॉम्ब से वो मरा नहीं, वो था, उसने वो कयामत देखी, वो बच गया। लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। हाँ चलो, हाँ वो कुछ तो वाइट बड़ी येलो सी रोशनी दिख रही थी, हम बड़ा डर गए थे, बस उसके लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कोई व्यक्ति है जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसने सिर्फ उस त्रासदी के बारे में सुन सुन के उसने अनुभव कर लिया। उसे अनुभव गम में भजे जो संता, अनुभव ही मेन चीज़ है, अनुभव मेन चीज़ है, एक्सपीरियंस करना मेन चीज़ है। कोई गुलाब जामुन कैसे बनाना है इसका यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे कि मस्त ऐसे उसको लो, गोल गोल फेंटो उसको, है ना, ऐसे छानो, हल्का ब्राउन कलर है तो और थोड़ा उसमें चाशनी का पानी डालो, और उसके बाद जब छनछनाने लगे तो उसको घुमाओ कि हर तरफ से पक जाए। उसके बाद उसको जिससे चला रहे हो उससे थोड़ा सा दाब के देखो कि अंदर सॉफ्ट बना कि नहीं, फिर निकालो मस्त एकदम, है ना। चाशनी में डुबाओ फिर उसको एक रात भर। ये आपने यूट्यूब वीडियो देखी, 10 लोगों को मे भी आप बता दोगे वीडियो देख को, पर क्या आपने खुद कभी गुलाब जामुन बनाया है, खुद पाया है? अनुभव नहीं किया। तो समझने की कोशिश करो, प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति बड़ी चीज है। भले ही आपने एक्सपीरियंस किया, किसी चीज को देखा, पर अगर आपने उसको एक अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस किया यानी कि आपने कोई चीज की, पर आपने अगर उसको फील नहीं किया, फील करना एक्सपीरियंस करने से बड़ी चीज है। वही वो आपको कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति, अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस की। जैसे देखो, एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप कोई काम करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो वही हिरोशिमा नागासाकी की, हमने उस व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया था ना, जो उस वक्त मान लो हिरोशिमा में था, जब वो मरा नहीं सौभाग्य से, पर अमेरिका ने जब एटम बॉम्ब गिराया तब वो व्यक्ति वहां था, उसे एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना। तो वो होता है रचनाकार को। वैसे किसी क्रिएटर को, किसी राइटर को अनुभव तब होता है जब उसके सामने कोई घटना होती है, जैसे इस व्यक्ति के सामने एटम बम गिरा, ठीक है। किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा होती है। जैसे कोई जो है आपके सामने, कोई गरीब है, जो कोई जानवर है ना, जो बारिश में बेचारा किसी है ना, किसी दुकान के नीचे बेचारा लेटा है, इंतज़ार कर रहा है कि बारिश, लेटा है मतलब खड़ा है, देख रहा है कि बारिश कब जाएगी, बारिश कब जाएगी। कोई जानवर है, कोई कुत्ता है या कोई श्वान, कुत्ता श्वान एक ही बात होती है। मान लो वो खड़ा है, ठीक है, वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा है, उसकी आंखों में आपको कुछ दिख रहा है। एक आदमी होगा जिसको दिख रहा है तो वो सिर्फ देख रहा है उसको कि हाँ एक जानवर है, वो एक्सपीरियंस तो कर रहा है कि हाँ चलो एक जानवर है, उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसके सामने दिख रहा है, पर उसको कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा अंदर से, वो कुछ फील नहीं कर पा रहा। वही वो कह रहे हैं
कि प्रत्यक्ष अनुभव तो होता है सामने घटना को घटित होते देखकर, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा होती है। किसी का हृदय इतना कठोर है कि वो वही जाएगा दुकान के नीचे, है ना, सिगरेट पी रहा होगा और वो डॉगी को ऐसे उसको लात मार के बेचारे को बारिश में कर देगा और खुद दुकान के नीचे बैठ के फू फू करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि वो भी एक्सपीरियंस, वो भी वही दृश्य देख रहा था जो आप देख रहे थे, लेकिन उसका हृदय कठोर है, उसके अंदर संवेदना नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं है, कहाँ गया वो शब्द संवेदना, उसके अंदर संवेदना नहीं है। तो अनुभूति संवेदना से होती है और अनुभव आपके सामने कुछ हो रहा है, आपको उसका अनुभव होगा। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। तो एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना बड़ी चीज नहीं है, अनुभूति करना बड़ी चीज है। जब आप किसी चीज की अनुभूति कर रहे हो, तो जैसे लेखक आपको आगे चैप्टर में बताएंगे कि लेखक तो भारत से हैं, वो 1945 में कब उन्होंने एटम बम गिराया हमको नहीं पता, लेकिन लेखक ने कभी हिरोशिमा नागासाकी, लेखक मानो कभी गए नहीं, हालांकि वो जापान गए थे। उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि वो उस वक्त वहां नहीं थे जब एटम बॉम्ब गिराया गया, तो उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो धमाका कैसा हुआ होगा एटम बॉम्ब का, लेकिन फिर भी जब वो वहां गए तो उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, उन्होंने अनुभव कर लिया, अनुभूति कर ली, उन्होंने फील कर लिया कि कैसा लगा होगा लोगों को। तो फील कर लेने से आपके अंदर एक ऐसी ज्वलंत प्रकाश, एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा आती है, मतलब एक ऐसी भावना आती है कि आप उसे बिना व्यक्त किए रह नहीं पाते। और रचनाकार इसलिए उसे व्यक्त करता है, उसका वर्णन करता है, क्योंकि ये लेखक है तो लिखते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा नाम की कविता लिखी, हिरोशिमा नाम की कविता लिखी, ठीक है। इस कविता के बारे में उनको आइडिया कहाँ से आया, लेखक जापान गए हुए थे, ठीक है, जापान गए थे, वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर की पूरी तरह झुलसा हुआ है, वो इमेज मैंने नहीं ली, पर एक बड़ा सा पत्थर है जो एकदम जला हुआ पत्थर है, जैसे आग से उसको जलाया ऐसा लग रहा है। और उस पत्थर पे, वो पूरा पत्थर तो शायद आपको झुलसा हुआ दिखेगा, पर उसमें एक आदमी के, यानी कि एक आदमी के शरीर का ढांचा आपको अलग सा छपा हुआ दिखेगा उस पत्थर पे। आप टेक्स्ट बुक में इमेज देखिएगा कभी। तो जब उसने देखा उसे, तो क्योंकि लेखक विज्ञान के विद्यार्थी थे, अज्ञेय जी साइंस के स्टूडेंट थे, तो वो रेडियोथर्मी को जानते थे। उन्होंने गेस कर लिया कि क्या हुआ कि हिरोशिमा पे जब एटम बॉम्ब गिरा उस वक्त ये व्यक्ति वहां पे उस पत्थर के पास ही कहीं पर होगा, ठीक है। जब अणु बम, यानी कि जब एटम बॉम्ब गिरा होगा, तो अणु बम के प्रभाव से, क्योंकि इतनी गर्मी निकलती है एटम बॉम्ब से कि वो व्यक्ति भाप बनकर तुरंत हवा में उड़ गया होगा और उसकी छाया उसी दीवार पर छप गई होगी जो आज भी है। तो हालांकि लेखक ने अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं देखा कि कोई व्यक्ति वहां खड़ा था पत्थर के पास और एकदम से बम गिरा और हो गया, पर उसने उस किसी चीज को देखकर, उसकी छाया देखकर ये अनुभव कर लिया। तो क्योंकि आपने अनुभव कर लिया तो ये तो अपने आप में आपको उस चीज का आइडिया हो गया। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणु बम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। उस समय उसे ऐसा लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहा हो। इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति सी पैदा हुई थी, यही उसके लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे मैंने आपको बताया, भले ही लेखक ने अपने आंखों के सामने नहीं देखा कि कैसे एटम बम गिरा और व्यक्ति झुलस गया और उसकी शरीर की छाप उस पत्थर पे पड़ गई, पर उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। उसने मतलब एक्सपीरियंस करना मतलब फील कर लिया, एक्सपीरियंस तो अनुभव हो गया, उसने इस चीज़ को फील कर लिया, उसने इस चीज़ की अनुभूति कर ली। तो क्योंकि उसने उस चीज़ को फील कर लिया तो ये हुआ कि मानो उसने उस पल को जी लिया, उसने उस पल को जी लिया। इसलिए अंत में लेखक कहते हैं कि मैंने जो हिरोशिमा नाम की कविता लिखी, वो भले कैसी भी हो सकता है कविता अच्छी नहीं लिखी होगी, कुछ भी लिख दिया होगा, पर वो कविता मेरी अनुभूति से लिखी गई है। मेरी मतलब वो कविता मैंने कहीं से कॉपी करके किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखी, मैंने जेन्युइनली जो फील किया मैंने उसी को लिख दिया अपने कविता के फॉर्म में, इसलिए मेरी कविता अच्छी कविता है। इस तरीके से वो अपने पाठ को अंत करते हैं। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखिए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? ये सब क्लासिक क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव घटित का होता है, यानी कि जो घटना हो रही है,
कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है उसको, या आप जब अपने आंखों के सामने कुछ देखते हो उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे होती है। मैंने आपको बताया ना, कोई व्यक्ति है जो वही किसी डॉगी को, किसी जानवर को देख रहा है कि वो दुकान के नीचे बारिश में बेचारा मायूस सा बैठा है, कुछ उसे देखकर, क्योंकि उसके हृदय में संवेदना है तो उसका हृदय द्रवित हो रहा है, और वही कोई है वो भी उसी को देख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इमोशनल नहीं हो रहा, वो जाके उसको लात मार के वहां से हटा के खुद वहां खड़ा हो रहा है। समझ रहे हो? तो प्रत्यक्ष अनुभव तो दोनों को है, पर एक को अनुभूति हो ही नहीं रही, उसका हृदय तो बड़ा कठोर है कि भाई मेरी जगह क्यों है, जानवर है तो कहीं और जाना, तुमको क्या है, तुम घर लेके जाओगे क्या, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो एक को अनुभूति कुछ नहीं हो रही है, वो देख तो रहा है कि ये सब हो रहा है, उसके सामने घटना घटित हो रही है, यानी कि घटना का अनुभव है, किंतु हृदय में कोई संवेदना नहीं है, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। तो वही वो देख रही है कि कल्पना के सहारे जब आप कल्पना करते हो, आपके हृदय में संवेदना होती है, इमोशनली जब आप सोचते हो, कई बार लाइफ में हमेशा इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, पर कभी कभार जब आप सोचते हो कुछ केसेस में, तो ऐसा लगता है मानो घटना आपके सामने हो रही है। जैसे लेखक हिरोशिमा में उस वक्त नहीं थे जब एटम बॉम्ब गिरा, पर उन्होंने ऐसा फील कर लिया और उस फीलिंग की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो सच में उस वक्त वहां थे जब एटम बॉम्ब गिरा हो। ठीक है, और जब कुछ ऐसा फील होता है तो वो ज्वलंत प्रकाश से आ जाता है। जैसे नहीं होता कि बहुत तेज आग जल रही है, अब उसको कितना भी ढक लो, उसके ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रोशनी जो है वो आपको दिखाई देती रहेगी, उसकी रोशनी आपको दिखाई देती रहेगी, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है, तब उस अनुभूति को आप शेयर करते हो। उनका मानना है कि जब भीतर की अनुभूति बुद्धि से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आती है, तब वह लेखक को लिखने को विवश करती है। इसमें पता है क्या दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स को, मैं तो आपको समझा दूंगा, बट इसमें ना थोड़ा वर्ड्स का यूज बहुत डिफिकल्ट किया गया है, तो आप समझ नहीं पाते। आप मूल बात समझिए, लेखक ने अनुभव की अपेक्षा अनुभूति को लेखन के लिए सही प्रेरणा क्यों माना है? क्योंकि अनुभव तो हर किसी को होता है, पर उस अनुभव को जीने के लिए आपके हृदय में संवेदना चाहिए, उस अनुभव की अनुभूति करने के लिए आपके हृदय में संवेदना चाहिए। और जब आपके हृदय में संवेदना होती है, जब आप किसी चीज की अनुभूति करते हो, तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मानो वो चीज स्वयं आपके सामने घटित हो रही हो। मैं बार बार कहूंगा, जैसे लेखक के सामने हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब नहीं गिरा, पर उस साइट पे जाकर के लेखक ने कुछ ऐसा फील कर लिया, एक ऐसी अनुभूति कर ली जिससे ऐसा लगा कि मानो लेखक सच में उस वक्त वहां था जब एटम बॉम्ब हिरोशिमा पे गिरा था। इस चीज को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। यहां क्या लिखा है इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? जब वो उस चट्टान के पास गया, जब उसने देखा कि वहां पे एक चट्टान है जो पूरी झुलसी हुई सी लग रही है, पर उस पे एक आदमी के शरीर का चिन्ह चिपका हुआ है। क्योंकि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था तो उसे रेडियोथर्मी के बारे में जानकारी थी, तो लेखक इस बात का अनुमान लगा पाया कि जब अमेरिका ने एटम बम जापान के हिरोशिमा, नागासाकी मत लिखना क्योंकि लेखक हिरोशिमा गए थे, जब एटम बम पे हिरोशिमा पे गिराया अमेरिका ने, तो एटम बम के गिरते वक्त वो व्यक्ति उस चट्टान के पास ही होगा, और एटम बम के गिरते ही वक्त इतनी जबरदस्त ऊर्जा, इतनी जबरदस्त गर्माहट उसके अंदर से निकली कि उस व्यक्ति का शरीर झुलस गया पूरी तरीके से, जो है ना, और उस व्यक्ति के शरीर की छाप, क्योंकि वो व्यक्ति उस चट्टान के पास था, तो उस चट्टान पर पड़ गई। आगे आइए, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए, अज्ञेय जी के पाठ के आधार पे लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? लेखक को आंतरिक विवशता प्रेरित करती है। आंतरिक विवशता, लेखक ये बताते हैं कि किसी को भी दो चीजें प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है लिखने के लिए। पहली इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। एक आंतरिक विवशता कि अंदर से जब आपके पास कोई विवशता है कि यार आपने कुछ अनुभूति की, अनुभव नहीं, किसी चीज की अनुभूति की, अब आप उसको साझा किए बिना रह नहीं सकते, ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है? बाहर से, कि जैसे पैसे की तंगी है या बाहर से किसी का दबाव आया। पर इन दोनों में से लेखक का क्या कारण है वो पूछा जा रहा है, तो लेखक की आंतरिक विवशता ये लेखक की बड़ी कारण है। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं? किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे की ओर रचना करने के लिए विभिन्न तरीकों से उत्साहित करते हैं। जैसे वो उदाहरण आपको दे रहे हैं, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को भी कुछ रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं। देखो, जैसे किसी और ने कुछ रचा, किसी और ने कोई कविता लिखी, है ना, लेकिन आपने उसे पढ़ करके अगर आपने भी कुछ अनुभूति की, कुछ फील कर लिया, तो आप उसकी वजह से, आपने खुद क्योंकि कुछ फील किया, तो आप खुद अपनी आप में एक
रचना लिख सकते हैं, खुद अपने आप में एक रचना लिख सकते हैं। ठीक है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य, अच्छा अंत यानी कि अंदर व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो हिरोशिमा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। अरे क्या हो गया, है ना, जो सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। क्या है ये? अच्छा क्वेश्चन है जो सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। हिरोशिमा पे जो कविता लेखक ने लिखी, पहले तो उन्होंने बताया कि कोई भी लेखक दो कारणों से लिखता है, बाहरी दबाव, आंतरिक दबाव। लेखक के लिए आंतरिक दबाव अनुभूति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर हिरोशिमा जो कविता है इसमें इंटरनल फैक्टर भी था और एक्सटर्नल फैक्टर भी था। ये आप कैसे कह सकते हैं? आंतरिक दबाव भी था और आंतरिक अनुभूति और बाहरी दबाव भी, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जापान के ऊपर जब एटम बम गिरा तो एक तो लेखक जब वहां गया तो लेखक के हृदय में संवेदना थी, लेखक उस पीड़ा को, उस दृश्य की कल्पना कर पाया। लेखक ही कुड इमेजिन कि व्हाट वुड हैव हैपेंड व्हेन सो मेनी पीपल वर देयर एंड एन एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन देम। उनको कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। तो एक तो संवेदना थी तो लेखक कल्पना कर पाया। दूसरा क्या वो कहते हैं, दूसरा क्योंकि लेखक ने कहीं ना कहीं बाहर का भी कुछ देखा, है ना। उसने वो एक चट्टान देखी थी जिसपे एक चट्टान झुलसी हुई थी और उस व्यक्ति के शरीर की छाप उस पर चिन्हित थी। तो बाहरी कारण भी था कि उसने बाहर से कुछ देखा और प्लस उसने अंदर से भी कुछ फील किया। तो उसके दोनों ही कारण थे जिस वजह से उसने हिरोशिमा कविता लिखी। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा का पूरा आपका कृतिका, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स माता का अंचल से लेकर मैं क्यों लिखता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूं ताकि आपको पिन पॉइंट पता चले और आप अपने सिर्फ डाउट वाले चैप्टर्स में ही जा सके। फिलहाल मैं इस वीडियो को यही अंत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।